जाइए एक्सपायरी के दिन के आखिरी डेढ़ घंटे के एक्शन के लिए, जहां पर बाजारों में मजबूती और दिन की ऊंचाइयों पर कुछ अहम लेवल को पार करने की तैयारी होती दिख रही है निफ्टी के। जी हाँ, 15,800 के पार दमदार एक्सपायरी के लिए हो जाइए तैयार और करेंगे पूरी प्लानिंग अगली सीरीज की भी। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, जबरदस्त एक्शन फाइनली, जो एक इंतजार था ओवरसोल्ड लेवल से बाउंस बैक का, वो आते हुए दिख रहा है। एक्सपायरी पर आपका व्यू जानेंगे सर, पर उससे पहले इस समय की बड़ी बातें बता दें। बिल्कुल दीप, और बाजार दिन के हाईस पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। और व्यूज अगर आप देख लें तो पूरी तरह से अब तक की जो बड़ी बातें हैं वो बाजार की साफ तौर पर दिख रही कि मजबूती के साथ आज पूरे दिन भर बाजार में ट्रेड होता दिख रहा है। एक भी बार बाजार लाल निशान में नहीं फिसले, ये एक अच्छी बात है आपके लिए बाजार में। तो जुलाई सीरीज की आज एक्सपायरी है। 100 अंक चढ़कर निफ्टी आपका 11,800 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा है। अब आइए बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं मजबूती लगभग 250 पॉइंट की। ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में उतनी मजबूती नहीं जितनी शायद आप देखना चाहते हैं, जितनी निफ्टी के मुकाबले में, लेकिन फिर भी मजबूती के साथ यहाँ पर भी कारोबार होता हुआ आपको नजर आएगा। अब आइए बाकी सेक्टर्स का और सब क्या रुझान है वो देख लीजिए। 350 अंक सेंसेक्स मजबूत है। मेटल इंडेक्स आज का स्टार परफॉर्मर है और यहीं से सारी की सारी खरीदारी आपके लिए आती हुई दिख रही। तो मेटल इंडेक्स है जहां पर आपको पूरा का पूरा एक्शन होता हुआ नजर आएगा इस वक्त। तो 5% की तेजी मेटल इंडेक्स में है, लाइफ टाइम हाई पर है। आईटी इंडेक्स भी नए शिखर पर है। एफएमसीजी और ऑटो में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हर एक जगह आपको खरीदारी का माहौल देखने को मिलेगा। ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन है। डाउ फ्यूचर 100 अंक ऊपर है, धीमे धीमे ये मजबूती बनाते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे में यूरोप के बाजारों में भी अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही। तो डाउ और बाकी यूरोप के बाजार सारी मजबूती की ओर इशारा कर रहे। तो दीप, संकेत ग्लोबल मार्केट से भी बहुत अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। बिल्कुल सर, तो संकेत ग्लोबल मार्केट्स के भी अच्छे हैं, हमारे बाजार भी डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं सर। और जैसा आप कह रहे थे, आज एक भी बार डिप नहीं मिला है, बल्कि स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ पर ही बाजार गया है। तो 15,800 के ऊपर और 34,700 के ऊपर किस तरह के अब एक्सपायरी का व्यू बन रहा है सर आने वाले डेढ़ घंटे में आपका? मजबूती के साथ एक्सपायरी होनी चाहिए दीप। थोड़ी देर में मैं डेटा देखकर बताऊंगा, लेकिन साफ तौर पर आखिरी एक डेढ़ घंटे में जो अगर हम 15,800 825 की आखिरी बाधा है, 15,825 के ऊपर निकल कर टिके तो बहुत ही बढ़िया एक्सपायरी आपको दिख सकती है और शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी। वैसे तो दिन भर में शॉर्ट कवरिंग हो ही रही है, ओवरसोल्ड मार्केट है। और आज और कल दोनों दिन हम लगातार आपको यही करें कि मार्केट ओवरसोल्ड है। अगर मार्केट ओवरसोल्ड नहीं होते तो न कल रिकवरी आती, न आज की रिकवरी इतनी मजबूत रह पाती है। हालांकि आज की रिकवरी के पीछे अनडाउटेडली काफी कुछ ग्लोबल सपोर्ट भी आपको आता हुआ दिख रहा है। तो मेरा ये समझना है मजबूती के साथ एक्सपायरी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में मैं डेटा देखकर आपको आगे बताऊंगा भी कि क्या कुछ हो सकता है। उसके लिए थोड़ा सा आपको मुझे देना होगा समय। लेकिन बढ़ते आगे, और इससे पहले कि हम आपको इवेंट्स बताएं, ट्रिगर्स बताएं, खबरों वाले शेयर बताएं, उससे पहले बताएं आपको एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। जी हाँ, हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो रही है और वो सरकार की पॉलिसी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर लेकर आ रही है जो कई कंपनियों के लिए बड़ी फायदेमंद होगी। स्वाति, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या है बड़ी खबर इस वक्त आपके पास? बिल्कुल, आपने सही कहा, बड़ी पॉलिसी और बड़ा उसका इम्पैक्ट कुछ कंपनीज पर दिखेगा। और ये पावर सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर है। जो सूत्र मुझे बता रहे हैं वो स्मार्ट मीटर कंपनीज जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए एक बेहद काम की और बड़ी खबर है। और कंपनीज का मैं नाम बता दूं, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर। नाउ ये तीनों कंपनीज क्या करती हैं? स्मार्ट मीटर्स बनाती हैं। और सूत्र मुझे अब बता रहे हैं, आपको ध्यान होगा 30 जून को कैबिनेट में 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अप्रूव हुआ था जिसका नाम था डिस्ट्रीब्यूशन रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। और जो अब उसमें डेवलपमेंट्स हुए वो बेहद काम के हैं। और हमें अपने दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि जो सरकार है वो 10 करोड़ मीटर 2023 दिसंबर तक लगाने की तैयारी में है। इनफैक्ट जो मैंने ये सूत्रों से समझा है और टॉप लेवल सोर्सेज की ये टाइमलाइंस एक्चुअली वो बीट करने की कोशिश भी करेंगे। बहुत जल्द 10 करोड़ मीटर लगाना एक बहुत बड़ा टारगेट है। अभी अगर आप देखिए इस वक्त भारत में 25 लाख मीटर्स ही लगे हैं, स्मार्ट मीटर्स, और अब ये सीधे सीधे 2 साल में 10 करोड़ तक लगाने की बात है। और इस पे सरकार का फुल फोकस पुश है। ये फेज 1 है और फेज 2 में और 15 करोड़ मीटर लगेंगे जो कि पूरी कंट्री के लिए
अवेलेबल होंगे और हम स्मार्ट मीटर करके बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी कम करेंगे, जो हमारे लॉसेस होते हैं AT&T के वो कम हो जाएंगे। और इसके लिए सरकार ने जो एक डिटेल्ड नोट भी राज्यों में भेजा है, यूनियन टेरिटरीज में भेजा है, उस पर भी मैं बता दूं बहुत स्पेशल इंसेंटिव्स यहाँ पर स्टेट्स को मिलेगा अगर वो इस टाइमलाइन को फॉलो करते हैं और ये स्मार्ट मीटर्स लगाने की बात करते हैं। डिटेल बेसिकली है कि 7.5% जो कॉस्ट है पर कंज्यूमर मीटर वो आपको इंसेंटिवाइज करके मिलेगा, या अगर आप उसकी कॉस्ट देखें 450 रुपए। कुछ स्पेशल स्टेट्स के लिए ये थोड़ी सी बेटर स्कीम है। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बता दूं कि जो इंडिया की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी स्मार्ट मीटर प्रोग्रामिंग है उसमें बहुत तेज काम शुरू कर दिया है सरकार ने, और EOIs अब मंगाए जा रहे हैं। तो ये कंपनीज इसमें जबरदस्त पार्टिसिपेट करेंगी, ये कंफर्मेशन है हमें। तो इन तीनों कंपनीज को बड़े ऑर्डर्स यहां मिलने की बात है, और REC और PFC नोडल एजेंसीज हैं इस पूरी स्कीम को लागू करने के लिए। तो अगले 5 साल में बहुत एक्शन है स्मार्ट मीटर को लेकर, और ये 3 कंपनीज आपके रडार पर होनी चाहिए सर। तो स्वाति, आप कह रही कि ये फेज 2 में 15 करोड़ मीटर लगाए जाएंगे, करेक्ट? अभी टोटल कितने मीटर लग चुके हैं? 15 करोड़ मतलब, ताकि मैं एक अंदाजा लगाना चाहता हूं कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, इसके बारे में बताइए। सर 25 लाख लगे हैं, 25 करोड़ लगाने हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। कुछ जीरोज का फर्क है और बहुत इंपॉर्टेंट बड़े जीरोज हैं ये। जी 25 लाख और 25 करोड़, दो ही जीरो आगे लगे। 25 लाख से बाद 2.5 करोड़ और 2.5 करोड़ से माय गॉड रहे हैं। मतलब अभी जो है लगे हुए उससे 100 गुना मीटर लगाने की तैयारी में है सरकार, और ये कब तक? 2023 तक करना है, करेक्ट? 2023 तक 10 करोड़ करना है, और फिर 2026 तक अगले 2 साल और वो लेंगे, 2 से 3 साल, टोटल 5 साल की स्कीम है। तो 2 साल में 10 करोड़ करके फिर 3 साल में 15 करोड़। गजब। तो इन मीटर बनाने वाली कंपनियों के लिए चांदी, और जिसमें 3 स्टॉक आपको फोकस करना है जो मीटर बनाने के कारोबार में है, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, जीनस पावर और साथ ही साथ HPL इलेक्ट्रिक। ये 3 पावर इक्विपमेंट वाली कंपनियां जिन पर फोकस करना है, और एक एक करके इन पर राय लेनी होगी। सबसे पहले कुणाल जी, श्नाइडर इलेक्ट्रिक का जरा इसके चार्ट देखकर बताइए। 7% स्टॉक मजबूत है, 135 रुपए के आसपास। क्या कुछ बड़े ब्रेकआउट के संकेत हैं? जबरदस्त चार्ट है। मुझे लगता है कि अगर आपको एक स्टॉक खरीदना है इन तीनों में से तो वो श्नाइडर होना चाहिए, और 170 तक मुझे लगता है कि स्ट्रेट रन आना चाहिए। बहुत जबरदस्त चार्ट है, बिल्कुल बाय करने की राय। 170 तक? क्या बात कर रहे हैं? 170 बराबर सुना मैंने? जी अनिल जी, टारगेट 170 का है। मामूली कंजेशन मौजूदा भाव के आसपास है, ये लेवल्स निकल जाएंगे तो 170 का लेवल, 170 रुपए का टारगेट है श्नाइडर के लिए। बिल्कुल बाय करके चलने की राय। ओके, चलिए, तो श्नाइडर 170 बड़े टारगेट के लिए यहां पर करें खरीदारी। और दूसरा है जीनस पावर, 75-76 रुपए के आसपास है। बंसल जी, इसके चार्ट्स आपको देखने हैं, बताएं सर जीनस पावर के बारे में। अनिल जी, जीनस पावर का अगर आप टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर एकदम बढ़िया है, और एक ब्रेकआउट इसके अंदर देखने को मिल रहा है। 76.5 के अराउंड चल रहा है। तो यहां पर भी अनिल जी बने रहने की राय है। टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, और यहां पर जो एक इमीडिएट टारगेट निकल के सामने आता है वो आता है, पहला टारगेट 85 का और दूसरा टारगेट आता है 90 का। तो अनिल जी इस पर खरीदारी की राय है। और इसके साथ साथ अनिल जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वो श्नाइडर इलेक्ट्रिकल पर भी ऐड करना चाहूंगा। बोलिए ना सर। देखिए अनिल जी, यहां पर मेरा कन्विक्शन काफी ज्यादा है, श्नाइडर पर मेरा कन्विक्शन काफी ज्यादा है, और ये स्टॉक अनिल जी चला नहीं है। अब 2017-18 में इन्हीं स्तरों के अराउंड होता था, 125-130 के अराउंड होता था। तो काफी बड़ा रिवर्सल है, और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी कंफर्ट आता है। लगता नहीं है स्टॉक 125 के नीचे जाएगा, 125 के नीचे नहीं जाएगा। और यहां पर जो मेरे टारगेट्स पहले टारगेट निकल के सामने आ रहे हैं वो वही कुणाल जी वाले 180 के अराउंड के हैं। ओके, तो 180 बड़े टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं श्नाइडर इलेक्ट्रिक पर। क्लियरली सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है इसका, बट साथ ही नजर रखिए HPL इलेक्ट्रिक, जीनस पावर, यहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। जी सर।
नहीं नहीं, मैं खाली है ना बंसल जी को ये पूछना था कि जो स्नाइडर इलेक्ट्रिक में इनका कॉन्फिडेंस ज्यादा है, वो चार्ट की वजह से या कुणाल जी ने 180 का टारगेट दिया उस वजह से, या दोनों? अगर दोनों भी हो तो कोई इसमें गलत बात नहीं है, तो किसकी वजह से ज्यादा है? जरा बंसल जी ये क्लियर कर दे थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़े। देखिए अनिल जी, इसके पीछे कारण ये है अनिल जी, 3-4 साल पहले स्टॉक हल्का सा चला था, 124-25 के अराउंड था। तो ऐसे अनिल जी देख रहे थे, उस दिन मैं एक पार्टी में गया तो वहां एक सज्जन मिले, उन्होंने मुझे बोला कि क्या अच्छा लगता है। मेरे को कुछ ध्यान में नहीं आया, मैंने उनको स्नाइडर बोल दिया। उन्होंने अनिल जी बड़ी क्वांटिटी ले ली थी। तो उसके बाद मेरे को समझ में आया कभी भी ना तो मतलब कि ट्रैवलिंग एडवाइस देनी चाहिए एनालिस्ट को, और ना किसी इन्वेस्टर को ट्रैवलिंग एडवाइस देनी चाहिए। तो अनिल जी 3 साल तक ये स्टॉक हिला नहीं है, अभी तो अनिल जी चलना शुरू हुआ है। ये एक तो चार्ट पे अनिल जी रिवर्सल है, और दूसरा अनिल जी कुणाल जी के टारगेट के बाद तो अनिल जी कॉन्फिडेंस आता ही है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, हिमांशु जी भी कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी हिमांशु जी बोलिए सर। अनिल जी, मैं बस इतना ऐड करना चाहता हूं कि नो डाउट स्नाइडर का तो बहुत बेहतरीन चार्ट है ही, लेकिन जीनस पावर को भी अनिल जी बहुत बढ़ चढ़कर मैं खरीदारी की राय दूंगा। जिस तरह का चार्ट फॉर्मेशन यहाँ पर है, जैसा ब्रेकआउट हमने जिंदाल स्टेनलेस में आता हुआ देखा है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट, सिमिलर ब्रेकआउट यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ पर मेरे कंजर्वेटिव टारगेट 118 रुपए के हैं और स्टॉप लॉस सिर्फ 70 रुपए के नीचे का है। तो बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है अनिल जी, और मुझे लगता है कि जीनस पावर 118-120 के लिए नॉन स्टॉप रैली के लिए तैयार है। बिल्कुल, तो नजर रखिए, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर का जबरदस्त इंपैक्ट इन सभी काउंटर्स पर होते हुए दिख रहा है। 15% ऊपर अब जीनस पावर आपको काउंटर आते हुए दिख रहा है। इन स्टॉक्स में बेहतरीन तेजी बन रही है। पर आइए, कुछ और काउंटर्स भी हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में हैं, और आने वाले दिनों के लिए कुछ इवेंट्स पर भी नजर है। मानसी और वरुण के साथ जान लेते हैं क्या क्या है ये सब। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर? बिल्कुल दीपांशु, गुड आफ्टरनून। टेक महिंद्रा निफ्टी स्पेस में, और वायदा बाजार की तो लंबी लिस्ट है। कॉनकॉर्ड, दीपक नाइट्राइट, इंडस टावर, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, टीवीएस मोटर, पीवीआर, इन कंपनियों के नतीजों का इंतजार है। इसके अलावा ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज आईपीओ आज बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड जिसका 695 से 720 पर शेयर तय किया गया है। महिंद्रा हॉलीडेज बोनस इशू पर कंपनी एक बोर्ड बैठक करने जा रही है। वहीं यूएस Q2 जीडीपी के आंकड़ों पर भी आज फोकस रहेगा। कल शुक्रवार के दिन निफ्टी स्पेस में आईओसी, सन फार्मा, ब्रिटानिया, यूपीएल के नंबर्स आएंगे। वायदा बाजार में अगेन कई सारे नंबर्स, बीएचईएल, चोला इन्वेस्टमेंट, एक्साइड इंडस्ट्रीज, मेरिको, बंधन बैंक, डॉक्टर लाल पैथलैब, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, पीआई इंडस्ट्रीज, इन सभी नतीजों का इंतजार होगा। कल नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, तो स्ट्राइड्स फार्मा, अस्त्रा लिमिटेड वायदा बाजार में शामिल होंगे। साथ ही रोलेक्स रोल्ड ड्रिंक्स का आईपीओ कल बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड जिसका 880 to 900 पर शेयर तय किया गया है। एलएनटी इन्फोटेक कल से एक्स डिविडेंड ट्रेड होगा, तो इस पर नजर रखिए। शनिवार के दिन निफ्टी स्पेस में एनटीपीसी, वायदा बाजार में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजों पर नजर रहेगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पूंजी जुटाने पर भी नतीजों के साथ फोकस करेगा। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, इस पर नतीजे और पूंजी जुटाने को लेकर शनिवार के दिन एक बोर्ड बैठक होने वाली है, तो इस पर भी नजर रखिएगा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इवेंट्स आने वाले दिनों के लिए। आइए एक बार वरुण से भी जान लेते हैं आज कौन कौन से स्टॉक्स खबरों के दम पर एक्शन में। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। तो देखिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए करार इस कंपनी ने किया है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है कि चीन कुछ प्रोडक्ट्स पर जो एक्सपोर्ट टैरिफ है उसको 1 अगस्त से बढ़ाने की तैयारी में है। कोजेंसिस के हवाले से खबर आई है कि खाद्य मंत्रालय जो है वो शुगर के लिए सब्सिडी देने की विचार कर रहा है 3.5 रुपये प्रति किलो के आसपास की। बलरामपुर चीनी पे भी नजर रखिए। 9 अगस्त को नतीजों के साथ साथ बायबैक पे बोर्ड विचार करने वाला है। मदरसन सुमी ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है कि फोक्सवैगन ने चिप की कमी के चलते डिलीवरी कम होगी, ऐसे बताया है। इसके अलावा टीसीएस नेपट्टून एनर्जी के साथ इन्होंने क्लाउड सर्विसेज के लिए करार किया है। टाटा टेली सर्विसेज और जूम ने एक करार किया है कम्युनिकेशन सोल्यूशन के लिए। इसके अलावा ओरियंट प्रो एक्शनल स्पोर्ट्स के लिए बैंक से इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। वही केरल में 2 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। कुछ नतीजों की बात करते हैं। ओके जी, तो बिल्कुल ये है आपके लिए ढेर सारे खबरों वाले शेयर। और आइए अब बढ़ते आगे, वक्त न्यूज पर यूज सेगमेंट का। बात करेंगे हम श्री दिग्विजय सीमेंट के नतीजों पर।
ओके, नतीजों पर बातचीत करने के लिए श्री दिग्विजय सीमेंट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अनिल सिंघवी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सिंघवी साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त दिया आपने। पहले हमारे दर्शकों को एक बार नतीजे बता दूं और उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछता हूं। सेल्स 78%, 78% बढ़कर आई है, 155 करोड़ तक पहुंची है। और उसके अलावा मुनाफा यहाँ पर 120% बढ़ा है, 10 करोड़ से बढ़कर 22 करोड़। मार्जिन 24-24% थे, 26.5% यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिली है। और कामकाजी मुनाफा 95% बढ़ा है, 21 करोड़ से दुगुना होता हुआ 41 करोड़ के आसपास। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही। सबसे पहले तो आपको बधाई इतने शानदार रिजल्ट्स के लिए, नंबर्स के लिए। सबसे पहले ये बताएं सर कि इस तिमाही में कहां से सपोर्ट आता दिखाए इतने तगड़े रिजल्ट्स के पीछे? धन्यवाद अनिल जी आपके शो पे आने के लिए। और बता दूं कि हमेशा की तरह आज भी पहली बार आपके शो पे हूँ एज बोर्ड मीटिंग बहुत होगा। ये तिमाही जो गया है उसके अंदर दो चैलेंजेस थे हमारे सामने। सबसे बड़ा चैलेंज था, आपने देखा होगा कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड, और गुजरात में काफी बड़ी हद तक इसने इम्पैक्ट किया था। तो अप्रैल मंथ की सेल काफी इम्पैक्ट हुई थी। उसके बाद से मई से थोड़ा सा कामकाज चालू हुआ। जून वॉज वेरी गुड एंड जुलाई कंटिन्यूज टू बी इक्वली वेरी गुड। तो ज्यादा गेन तो हमें प्रोडक्टिविटी से हुआ था। सीमेंट प्राइसेस मोर और लेस स्टेबल रहे थे, कोई बहुत ऊंचा नहीं आया था उन प्राइसेस में। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा सा बिकॉज ऑफ बिजी सीजन में आएगा, पर क्योंकि कोविड सेकंड वेव का काफी इम्पैक्ट रहा था तो प्राइसेस कुछ ज्यादा आए नहीं। मैं आपको एक और बता दूं कि आज के दिन पे गुजरात के प्राइसेस इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द कंट्री, जहां करीबन 325-330 रुपए का दाम है, जहां साउथ में 450 रुपए का दाम है। तो काफी मार्जिन आज के दिन पे मुझे लगता है गुजरात के सीमेंट प्राइसेस पे है कि वो आगे चल के बढ़े, क्योंकि बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था मई महीने के अंदर और इसीलिए हमने स्टेबल रखे थे प्राइसेस। बट अब चूंकि थोड़ा सा डीजल के प्राइसेस भी बढ़ गए, कोयले के प्राइसेस भी बढ़ गए, तो उसके चलते मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीनों में सीमेंट प्राइसेस शुड गो अप। बट हमारे जो इस क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस रही है लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ गुड प्रोडक्टिविटी, keeping the cost of control, cost of cement production under control, and improvement in markets in terms of trade sales. हमारा ट्रेड सेल्स काफी कम रहता था। कमल सीमेंट का, कमल की ब्रांड का 10-15% ट्रेड में होता था, उसको चलते हम 30% पे पहुंच गए। और पीपीसी सेल जो मेरी 20-25% हुआ करती थी वो 50% है। तो जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज किया, जो मार्केट सेगमेंट चेंज किया, प्रोडक्टिविटी, इन तीनों के चलते बहुत काफी अच्छा काम हुआ है। एंड आई मस्ट टेल यू कि ये कंपनी को मैं जब पिछले 2 साल से देखता हूँ, जब से हम लगे हैं इस काम के अंदर, मतलब एक कायाकल्प हो गया है इस चीज का कि वही टीम है, वही लोग हैं, वही ब्रांड है, वही प्लांट है, और उसी के चलते ये नतीजे हैं। नहीं 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 सर, नहीं 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 सर, नहीं सर, नहीं नहीं, बाकी सारी बातों से सहमत हूँ। इस बात से सहमत नहीं जो आखिरी सेंटेंस आपने बोला कि कायाकल्प हो गया, वही ब्रांड है, वही लोग हैं। मुझे याद है सिर्फ एक ही चीज पर मैंने इस स्टॉक को रिकमेंड किया था जब ये भाव चलता था 18 रुपए, जब आपने कमान संभाली थी। आमतौर पर जनरली चेयरमैन होते हैं, आपके चेयरमैन के साथ में एक शब्द और लगा हुआ है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, यानी कि काम काज करने वाले चेयरमैन है। नहीं तो आमतौर पर चेयरमैन का पद वो शोभा का होता है, मतलब रेस्पेक्ट का होता है। तो सर लीडर बदलता है तो बहुत कुछ चीजें बदलती है, उसका आप सबसे बढ़िया एग्जांपल है। और उसी वजह से इतनी दमदार परफॉर्मेंस क्वार्टर दर क्वार्टर हम देख रहे हैं आपकी कंपनी की। अच्छा सर, अब ये बताएं कि जैसा आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट छुआ है कि कोयले के दाम बढ़ रहे हैं, फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं, क्रूड के बढ़ रहे हैं, तो अब रॉ मटेरियल कॉस्ट जो बढ़ रही है, इस बार तो आपने मार्जिन इंप्रूव किए हैं, अब आगे चलते हुए मार्जिन आपके मेंटेन हो पाएंगे और इंप्रूव होने की गुंजाइश है या थोड़ा मुश्किल रहेगा? अनिल जी, ये सवाल मैं अंबुजा में था तो 20 साल यही सवाल पूछते रहे थे लोग, और 20 साल मैंने यही आंसर किया था कि हर क्वार्टर में पिक्चर अलग होगी। यही मैं जवाब आज देना चाहूंगा। सीमेंट बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है मेरी जिंदगी के लिए। उसके अंदर आप जितनी मेहनत करो उतना फल है। तो अब बस मेहनत करते जा रहे हैं, और आप देखें कि एक बार अगर जो आदत पड़ जाती है हमें 25% के ऊपर के एबिटा मार्जिन की, तो उसको नीचे तो ला ही नहीं सकते, तो इसके ऊपर ही चलेगा ये। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। तो कॉस्ट प्रेशर होने के बाद मैं आपको एक और मार्जिन मेंटेन करने की आप कोशिश करेंगे सर। एक जी 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 सर, एक चीज छोटी सी आपको बताना चाहूंगा। मैंने आज सुबह कंपेयर किया था, 5 दिग्गज सीमेंट कंपनियों के रिजल्ट्स आए थे, अल्ट्राटेक, डालमिया, एसीसी, अंबुजा और अभी डालमिया अपना दिग्विजय का। मैंने एबिटा मार्जिन पे गौर किया तो देखा कि आज हमारा जो एबिटा मार्जिन है पर टन का 1400 रुपए का, दैट इज इन लीग ऑफ द बिगेस्ट। इनफैक्ट एसीसी 1200 रुपए पे है, अंबुजा करीबन 1400 के आसपास है, डालमिया 14 के आसपास है, और
अल्ट्राटेक अगर व्हाइट सीमेंट का निकाल दें तो वो भी 1400 के आसपास है। तो आज हमारा जो 1418 रुपए है, तो आई थिंक फ्रॉम ए ओल्ड प्लांट, फ्रॉम एवरीथिंग विच इज नॉट वर्किंग आउट वेल फॉर अस, फ्रॉम ऑल इम्पेडिमेंट्स विच आई हैव, आई थिंक वी हैव डन ए रीजनेबली गुड जॉब। दोनों सर, ये आपकी वो हम्बलनेस है कि आप कह रहे हैं कि रीजनेबली गुड, बाकी तो पूरी कंपनी किस तरह से टर्न अराउंड हुई है हमारे सामने। अच्छा सर, अब थोड़ा एक बार है ना डिमांड सिनेरियो बताएं और प्राइसिंग सिनेरियो भी आने वाले समय के लिए, अगले 6 महीने इस फाइनेंशियल ईयर के जो बचे हैं उसके लिए कैसे देख रहे हैं आप? अनिल जी, मुझे याद है ये सवाल अप्रैल मई 2020 में भी बताया था लोगों ने, काफी लोगों ने बताया था कि 25-30% सीमेंट डिमांड नेगेटिव होगी 2021 के अंदर। वो कुछ नहीं हुआ, नेगेटिव ग्रोथ वाज जस्ट अबाउट 7-8%। मैं इस साल का आपको दावे से कहता हूं कि सीमेंट डिमांड इन द कंट्री विल ग्रो बाय एटलीस्ट 10-12%। सबसे एक बड़ा सेक्टर आज आप स्टील के अंदर देखें तो मतलब काफी हद तक बिकॉज ऑफ द ग्लोबल डिमांड के कारण स्टील का काफी अच्छा रहा है, पर अब डोमेस्टिक डिमांड के चलते आप देखेंगे कि जो सीमेंट, जो स्टील ने जो रिटर्न दिए हैं, नाउ दिस इज द स्टेज इज सेट फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक बात है। अच्छा सर, डिमांड कहाँ से आ रही है? ये गवर्नमेंट की तरफ से हाईवे वगैरह कंस्ट्रक्शन करने की वो डिमांड है, रेसिडेंशियल डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, कहाँ से आ रही है इतनी डिमांड? डिमांड सिर्फ एक ही जगह से आ रही है, मेरा भारत महान। तो सारी चीज लगी हुई है। देखिए, गरीब आदमी से लेके सड़क बनने तक के, या एयरपोर्ट बनने का, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनने का, सभी चीजों का मुझे लगता है कि जो अब एक हम जिस दौर से गुजर गए 2021 के बाद में, अब उसके चलते हुए अगर भगवान करे कि कोई थर्ड वेव ना हो, तो मुझे लगता है कि बहुत एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा बेहतरीन युग आया है। कंस्ट्रक्शन से रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके जी, जी ये आई थिंक कोई आपके शायद बीच में एक और दूसरा कॉल आ रहा है। अच्छा सर, एक और सवाल, जो आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कोई कंपनी का कैपेक्स करने का, एक्सपांशन करने का इरादा है इस वक्त? अनिल जी, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, बस ये हमारे लिए अगले 6-8 महीने का यही वक्त है जिसमें हम सारी प्रिपरेशन करेंगे और आपके सामने प्रस्तुत होंगे कि अब हमारा ग्रोथ का क्या आगे एजेंडा और क्या प्लान। परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सिंघवी साहब, और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। उम्मीद करेंगे श्री दिग्विजय सीमेंट की ये शानदार परफॉर्मेंस आपके नेतृत्व में और आगे इसी तरह से मजबूत बनी रहे। बिल्कुल जैसे कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, सीमेंट के प्रोडक्ट है, बेहद मजबूत उसी तरह की। धन्यवाद आपका सर, हमारे लिए वक्त निकाले गए। थैंक यू सो मच। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे। और अब इस वक्त नतीजों का सिलसिला जबरदस्त चलता हुआ दिख रहा है। सीसीएल प्रोडक्ट के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। 290 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 326 करोड़ आता हुआ दिख रहा है। अब माफ कीजिएगा, आय बढ़कर आती हुई दिख रही है। सीसीएल प्रोडक्ट कॉफी बनाने वाली ये कंपनी जिसकी आय बढ़कर आती हुई दिख रही है और मुनाफा 38 करोड़ से बढ़कर 44 करोड़ आता दिख रहा है। तो ये है सीसीएल प्रोडक्ट के नंबर्स। और साथ ही एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के भी रिजल्ट्स अभी अभी आते हुए दिखे। जब हम ये इंटरव्यू कर रहे थे वो रिजल्ट्स भी आपके सामने आते हुए नजर आएंगे थोड़ी देर में, तो उन रिजल्ट्स पर भी रखिएगा नजर। तो एक के बाद एक ढेर सारे रिजल्ट्स आपके लिए आने की तैयारी में है इस वक्त। तो दीप, काफी कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है। और श्री दिग्विजय सीमेंट जिसका जिक्र अभी हमने किया, उसके रिजल्ट्स पर, रिजल्ट्स के बाद एक बार जरा श्री दिग्विजय सीमेंट के चार्ट्स पर राय ले ली जाए। बताएं बंसल जी, श्री दिग्विजय सीमेंट चार्ट्स पर अपनी राय। देखिए अनिल जी, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। एकदम हम देखें तो अनचार्टेड टेरिटरी में खड़ा हुआ है, बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। जिनके पास है क्लियरली होल्ड करें, और जो शॉर्ट टर्म के नजरिए से ले रहे हैं 92 के लेवल्स पर नजर रखें। 92 के नीचे निकलेगा तब एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड में चेंज होगा, बट लगता नहीं है कि गिरावट आएगी। हल्की फुल्की करेक्शन अगर मिल जाए 94, 95 तक की, तो बाय एंड होल्ड करना चाहिए। अनचार्टेड टेरिटरी में है। शॉर्ट टर्म में 110, 112 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो 110, 112 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये है आपके लिए श्री दिग्विजय सीमेंट के काउंटर्स। थोड़ा निराश किया है एलआईसी हाउसिंग ने, यहाँ पर आप रखिए नज़र, और इसलिए अब स्टॉक पर भी थोड़ा दबाव बनते हुए दिख रहे हैं। 4% नीचे है, जो अनुमान था उससे आप देखें तो थोड़े कम आए हैं ये नंबर्स। बट सीसीएल प्रोडक्ट्स अच्छे नतीजे आते हुए दिख रहे हैं और वहाँ पर भी पॉजिटिव रिएक्शन। एक बार जरा एलआईसी हाउसिंग पर वागले साहब से राय ले लें। वागले साहब, 4% गिर रहा है काउंटर इस समय, डेज लो पर ट्रेड करता हुआ, नतीजों के बाद एक शार्प फॉल आया है। चार्ट पर राय दें सर, सपोर्ट अब किधर आता है इसके लिए?
दीपांशु, इसका अगला सपोर्ट 400 के पहले नहीं है, तो यहाँ पर कोई शॉर्ट है तो 400 तक वेट करना चाहिए। 400 402 में कवर कर ले। वैसे इसमें ब्रेकडाउन लगभग 430 के लेवल पे आया है, तो थोड़ा सा अभी फ्रेश शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा लेट हुआ है, बट चार्ट अभी भी वीक है और थोड़ी डाउनसाइड डेफिनेटली है। बिल्कुल, तो फ्रेश शॉट ना करें, बट वीकनेस और यहां से आपको आती हुई दिख सकती है और नतीजों का ही क्लियर रिएक्शन इस पर आते हुए दिख रहा है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अब आप देखिए काफी कमजोर ये काउंटर होते हुए दिख रहा है, पर उसके सामने काफी सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर जबरदस्त तेजी का मूड माहौल बना हुआ है और दिग्गज मेटल काउंटर्स पर ही रखिए नजर। टाटा स्टील, हिमांशु जी क्या करें, 1450 का लेवल अब आ गया है इस काउंटर पर, अगला लेवल क्या रहेगा इसके लिए? दीपांशु जी, देखिए जबरदस्त लीडरशिप टाटा स्टील की तरफ से आते हुए नजर आई। आज जिस तरह से एसिल और मित्तल की तरफ से जहां पॉजिटिव आउटलुक इंडस्ट्री के दिन में इशू हुआ, उसके बाद हमने देखा कि मेटल्स में एक तरफा तूफानी तेजी बनते हुए नजर आई। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 1480 रुपए तक के ऑलमोस्ट आज हाई स्टॉक ने लगाए हैं। 1500 रुपए तक के लेवल्स नियर टर्म में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। जिनके पास होल्ड है, यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का इस्तेमाल करके पोजीशन में होल्ड बने रहना चाहिए। फ्रेश खरीदारी के लिए दीपांशु जी मुझे लगता है कि जो ड्यूरिंग द डे कोई डिप्स मिलती हैं या थोड़े से कंसोलिडेशन में खरीदारी करें। ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग रनअप यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में आता हुआ नजर आया। इनफैक्ट हमने 1200 1250 पर जब फ्रेश ब्रेकआउट आया था तब इसमें लॉन्ग पोजीशंस कवर किए थे। बिल्कुल ट्रेंड अभी भी तेजी का है। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से हायर लेवल्स और आते हुए देखने को मिलेंगे। फ्रेश खरीदारी के लिए सपोर्ट्स के आसपास खरीदाने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा स्टील पर रहा। हिमांशु जी, सुबह जो 425 की कॉल खरीदवाई थी हिंडाल्को पर, वहां पर तो बढ़िया मूव आ गई है, 450 पर लेवल है, क्या करना चाहिए हिंडाल्को में, ये भी बता दीजिए एक बार। दीपांशु जी देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हिंडाल्को में आते हुए नजर आया। इनफैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट मार्जिन से ओवर अचीव टारगेट्स यहां पर होते हुए नजर आए। देखिए, अगर पोजिशनल नजरिया है तो मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में अभी भी हिंडाल्को में 530 540 रुपए के टारगेट्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने शॉर्ट टर्म के नजरिए से लिया था, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। और फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि डिप्स जो कि 440 435 रुपए तक अगर कोई डिप मिलते हैं तो वहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाएं। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 530 540 रुपए के टारगेट्स आने वाले महीनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यह है हिंडाल्को पर आपके लिए राय हिमांशु जी की तरफ से आती है। आइए बढ़ते आगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान 2:30 बजे से थोड़ा सा पहले, 2-3 मिनट पहले, और वो हैं सेठी साहब, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। तेजी का मार्केट है, ढेर सारे स्टॉक में एक्शन है। इससे पहले कि सेठी साहब बाद में बिजी हो जाए या हम बिजी हो जाए, बहुत सारी कॉल्स आ जाए, तो हमने सोचा 2-3 मिनट पहले ही सेठी साहब से मुलाकात कर ली जाए। सेठी साहब, स्वागत है आपका। आपके स्टॉक्स तो कल वाले भी भाग गए सारे के सारे, मैं देख रहा था। बताएं सर अपडेट भी, और बताएं आज किस तरह की कॉल्स हैं। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, पहले तो एक अपडेट देना चाहूंगा। 2 वीक पहले जब मेटल स्टॉक्स में कार्नेज था, मतलब काफी वीकनेस थी, उस समय मैंने बहुत ही कन्विक्शन के साथ कहा था कि ये सही समय है मेटल स्टॉक्स को खरीदने का, बिकॉज अब इसके तिमाही नतीजे आने लगेंगे और उसके बाद शानदार तेजी होगी। और आज देखिए सभी मेटल स्टॉक्स में एक बहुत ही धुआंधार तेजी है। और आज ही नहीं, पिछले 3 दिनों में जब मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो मेटल ही ऐसा सेक्टर था जो बहुत अच्छा कर रहा था। तो जिन लोगों ने उस राय पे अमल किया उनके बहुत अच्छे पैसे बने होंगे। बाकी अनिल जी, आज 2 स्टॉक है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है, और कैश मार्केट के स्टॉक्स तो जबरदस्त कर रहे हैं, और 2 स्टॉक दोनों में खरीदारी करनी है। जी जी, तो बताएं सर। पहला स्टॉक अनिल जी है एक बहुत ही दमदार स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनी है। कंपनी का नाम है क्लेरियंट केमिकल्स, जो CLN इंडिया के नाम से सिंबल है NSE में। अभी 595-96 के लेवल पे ट्रेड होता है। ये बहुत ही शानदार दमदार कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। और इनके जो स्पेशलिटी केमिकल्स है वो मेनली एग्रीकल्चर, एनिमल फीड, ऑटो, ट्रांसपोर्ट, फिर कोटिंग्स, पेंट्स, इंक्स और होम केयर, इन सब सेगमेंट को कैटर करने में काम आते हैं। फंडामेंटल्स बहुत ही सॉलिड है। रिटर्न ऑन इक्विटी में देख रहा था 53% के रिटर्न ऑन इक्विटी है। डेट इक्विटी रेशियो नील। पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 103%। मतलब जो FY18 में कंपनी का सिर्फ 21 करोड़ का पैट था, वो बढ़ के मार्च 21 में
218 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया और पिछले साल डिविडेंड दिया, स्पेशल डिविडेंड दिया 140 रुपए का, इंटरिम डिविडेंड दिया 50 रुपए का, मतलब टोटल 205 रुपया पिछले साल डिविडेंड दिया है। और ये सब फंडामेंटल्स के बावजूद ये कंपनी के आज अगर मल्टीपल देखेंगे तो सिर्फ 6-7 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि इनके पीयर्स अराउंड 30-35 के मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं। तो बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स और एक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 635 रुपए का और स्टॉप लॉस रखना है 590 रुपए का। 590 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। 635 के टारगेट के लिए स्टॉक तेजी से दौड़ लगाता हूं उसकी तरफ क्लेरेंट केमिकल, और मुझे नहीं लगता सेठी साहब ये कल तक का इंतजार करेगा। जिस तरह से मूड माहौल बनता दिख रहा है क्लेरेंट को लेकर, ये आज ही अपने टारगेट की तरफ 635 की तरफ तेजी से बढ़ने को है तैयार। बताएं सर, आज के लिए आपका दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक अनिल जी एक ऐसा सेक्टर है जो आजकल सुर्खियों में है। सेक्टर है शुगर, स्टॉक है डालमिया भारत शुगर, जो कि 480 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। बहुत ही सॉलिड कंपनी है, एक बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज्ड शुगर कंपनी है। बैलेंस शीट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और शुगर सेक्टर तो हम देख ही रहे हैं, बहुत ही एक शुगर का जो फंडामेंटल्स में बदलाव है वो तो है ही है। इसके अलावा एथेनॉल की भी स्टोरी प्ले आउट हो रही है। इस कंपनी के नतीजे कल आने वाले हैं अनिल जी, मैं बुलिश हूँ इसके नतीजों पे। मुझे लगता है आज बिल्कुल इसको खरीदना चाहिए 480-82 के लेवल पे। और एक और जो अभी अभी खबरें आई कि बलरामपुर चीनी जो कि सेक्टर का लीडर है, उसने आज अनाउंसमेंट करा है 9 अगस्त को नतीजे आएंगे और नतीजों के साथ बाईबैक करेंगे। मतलब शुगर सेक्टर में इतनी तेजी के बाद आज इन लेवल्स पे भी बलरामपुर चीनी अपने स्टॉक को बाईबैक करने जा रही है, जिससे और कॉन्फिडेंस आता है कि दे फाइंड वैल्यू इन शुगर स्टॉक्स इवन एट दीज लेवल्स। तो आप किस तरह की तेजी इस सेक्टर में हो सकती है वो अंदाजा लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 510 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 475 रुपए का। बिल्कुल बात तो सही कह रहे हैं आप। ये बलरामपुर चीनी बायबैक कर रही है। शुगर कंपनियों का हाल ये है, पहले ये हालत थी कि कोई नहीं खरीदता था, मतलब बाकी सब छोड़ दो, अब बायबैक वाली श्रेणी में आ गए, ये सारे बायबैक वाली कैटेगरी में आ गए। तो इतना दमदार एक्शन है शुगर शेयरों में। और इस शुगर की थीम को सेठी साहब ने हमने सबसे पहले पकड़ी थी और बताया कि किस तरह की बड़ी तेजी शुगर में बन रही है। चाहे शुगर हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे चाय हो, ये सारी खाने पीने वाली चीज़ों की जो तेजी बनी है वो आपके सामने है ही। आइए बढ़ते हैं आगे और बिगुल का वक्त है। हिमांशु जी के लिए बिगुल है BTS डबल टी का। बताएं सर। अनिल जी, स्टॉक वही है जिसका अभी आप लोगों ने जिक्र किया और सेठी साहब ने जिसके फंडामेंटल्स ऑलरेडी डिस्कस करे। मेरे रडार पर है बलरामपुर चीनी। अनिल जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज यहाँ पर स्टॉक में आते हुए नजर आया है। स्टॉक पिछले कुछ दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था और आज इनिशियल आवर्स से यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आई। पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था 370-372 का, स्टॉक ने उसको भी पार किया है। मुझे लगता है कि इस अनाउंसमेंट के बाद ये स्टॉक एक अच्छा अपमूव आने वाले दिनों में दिखाएगा। 395 और 402 रुपए के दो बड़े टारगेट्स के लिए, जो कि मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ही आते हुए नजर आ सकते हैं। बलरामपुर चीनी में खरीदारी की राय है। 369 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर तेजी की पोजीशन बनाने की सलाह है। ओके, बलरामपुर चीनी यहाँ पर 369, 369, 370 से थोड़ा सा नीचे लगाएं, स्टॉप लॉस खरीदें और 395 और 402 दो टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। कुणाल जी राकेश भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनकी भी पसंद का शेयर बलरामपुर चीनी है। और जो कुणाल जी के मुस्कुराने की एक ज़्यादा वजह और भी है, सरनेम भी कॉमन है, सरावगी। आइए बढ़ते। ओ, बिग ब्रेकिंग इस वक्त आती हुई दिख रही है आपके लिए और एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है। सरकार ने कुछ बड़े एक्शन लिए और नोटिफिकेशन जारी किए जो कि स्टील कंपनियों के लिए बड़ी काम की चीज़ है। यहाँ पर कुछ खबरें आती दिख रही है जिसमें सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर इस तरह के नोटिफिकेशन जारी हुए। आइए समझते हैं। हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इस पूरी खबर के साथ। चेतन, बताइए क्या है खबर? सर, वायर रॉड एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो काफी एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है स्टील सेक्टर में। फॉर द टाइम बिंग अगर मैं दर्शकों को बताऊं तो ऑटो कंपोनेंट्स में, स्प्रिंग वायर मेश में, डेली स्टील यूजेज में काफी ज्यादा यूज किया जाता है प्रोडक्ट वायर रॉड। ये चाइना से आने वाले प्रोडक्ट पे भारत सरकार ने इनिशिएट कर दिया एंटी डंपिंग ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन। इसमें 2 से 3 कंपनीज ने
इन्वेस्टिगेशन की प्ली फाइल करी थी ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन, जिसमें से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, JSW स्टील ने इसमें शिकायत करी थी। और जो एप्लीकेशन थी वो टाटा स्टील, लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड JSPL, इन 3 से 4 कंपनियों ने इस एप्लीकेशन को सपोर्ट किया। एंड भारत सरकार ने डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बात सुन के इसकी एंटी डंपिंग ड्यूटी की, चाइना से आने वाले वायर रॉड की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। मैं बता दूं दर्शकों को, 2017 में पहली बार भारत सरकार ने इसकी एक एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करी थी। अब लाइक्लीहुड है कि वो कंटिन्यू रखी जाएगी, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री के कंसर्न्स काफी सुनती है भारत सरकार, और आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पे भी एंटी डंपिंग ड्यूटी रहेगी, जो स्टील सेक्टर के लिए ओवरऑल काफी अच्छी खबर रहेगी। ओके, तो स्टील सेक्टर के लिए काफी अच्छी खबर है आती हुई दिख रही है, और आप देख ही रहे हैं लगभग सभी मेटल काउंटर्स में आज दमदार तेजी बनती हुई दिख रही है। टाटा स्टील लॉन्ग, टाटा स्टील BSL भी कुछ काउंटर्स जहां पर आपको रखनी है नजर, बट मोर इंपॉर्टेंटली फ्रंटलाइन काउंटर्स पर देखिए, सेल, JSPL, JSW स्टील, टाटा स्टील, सभी काउंटर्स आपको बढ़िया तेजी के मूड में आते हुए दिख रहे हैं। तो बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। सनसेट क्लॉज का रिव्यू किया जाएगा और देखते हैं आगे इसका कैसा इंपैक्ट रहेगा। पर आइए अब बाजार में क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए इस पर भी डाल लेते हैं नजर। बढ़िया रुझान बना हुआ है, 1 घंटा बाकी है एक्सपायरी के लिए। चलते हैं अनिल जी के पास इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। सर, ग्लोबल मूड माहौल भी बढ़िया है। आज देखिए डाउ फ्यूचर्स कल की थोड़ी सुस्ती के बाद आज फिर से एक्शन में है, 100 पॉइंट्स ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स हालांकि एकदम सपाट ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप में आप देख रहे हैं आज भी तेजी का ही माहौल बना हुआ है, 0.1% तक की तेजी आपको यूरोप के बाजार दिखा रहे हैं। एशिया में सारे बाजार आज पॉजिटिव क्लोज हुए और हांगकांग 3.5% ऊपर बंद हुआ है सर, 850 पॉइंट्स के उछाल के साथ। जापान और चाइना में भी पॉजिटिव एक्शन रहा। कच्चा तेल 75 के ऊपर है, गोल्ड भी बाउंस बैक कर रहा है। तो सारे ग्लोबल एसेट क्लासेस ज्यादातर तेजी के ही मूड में है इस समय। क्या करना चाहिए? ओके, अनिल जी से थोड़ी देर में इस स्ट्रैटेजी पर और अपडेट लेंगे, पर तब तक एक बार जरा ये जो खबर आई है उसके इम्पैक्ट पर जो कुछ स्टॉक्स एक्शन में है वहां पर राय ले लेते हैं। एक तो सेल पर व्यू लेना ही पड़ेगा क्योंकि बैन से भी बाहर आया था और बढ़िया मोमेंटम में भी है सेल आज के सेशन में। सुमित जी, सेल अब 140 का लेवल आ गया है, अगली मूव बताएं इसमें। दीपांशु, सेल के अंदर अभी भी पोजीशंस होल्ड करना है। सेल को वापस रिपीट करूंगा, सेल नहीं करना है, होल्ड करना है। 150 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा 175 से 200 रुपए तक के मूव जल्दी ही आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों के अंदर सेल में देखने को मिल सकते हैं। तो जो हम नीचे से बोलते हुए आ रहे हैं वो सेम चीज मेंटेन करेंगे। जिन्होंने खरीदा नहीं है, कोई भी डिप आता है खरीदारी करें, जिन्होंने खरीद रखा है वो होल्ड करें। मोमेंटम बिल्टअप होना स्टार्ट हुआ है। 150 का लेवल टूटने के बाद 175 से 200 रुपए तक के लेवल आने वाले कुछ महीनों के अंदर सेल में देखने को मिलेंगे। ये है आपके लिए राय सेल पर। और आइए इससे पहले कि दीप जो सवाल पूछे उसका जवाब दूं, उससे पहले एक बिगुल कल के 2000 का। खरीदारी करने की राय है और खरीदारी करनी है एक कैश मार्केट के स्टॉक्स में और उसका नाम है पेन्नार इंडस्ट्रीज। ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है। 40 रुपए 40.5 रुपए के आसपास इसका दाम है, यहां पर खरीदारी करने की राय है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको 38 के आसपास का लगाना है और बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। 44, 47, 49 ये 3 टारगेट है जिनके लिए खरीदारी करनी है। क्यों करनी है? पहले तो अभी जो खबर चेतन बता रहे थे कि कुछ नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें जो भी कंपनियां जो कोल्ड रोल्ड स्टील वगैरह ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर इंपोर्ट होते हैं, वो जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां, उनके लिए फायदे की बात होगी। पेन्नार इंडस्ट्री भी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी हो सकती है इस तरह की चीज़ों की। और चाइना भी अब जिस तरह से एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी लगा रहा है कर रहा है, तो उसको देखते हुए भी हमारे यहाँ की घरेलू कंपनियों के लिए बड़ी फायदे की बात होगी। कोल्ड रोल्ड स्टील बनाने वाली कंपनियों के लिए यहाँ पर और जो स्ट्रिप्स बनाती हैं उन कंपनियों के लिए भी बड़ी फायदे की बात है। तो ओवरऑल मेटल स्टॉक्स जो भयंकर तेजी में आपको दिख रहे हैं वो अपने लोकल फैक्टर्स भी हैं और साथ ही ग्लोबल फैक्टर्स भी है। इसके अलावा पिछले क्वार्टर के रिजल्ट इस कंपनी के बेहद शानदार थे
और ये तिमाही के रिजल्ट जो भी आएंगे, जब भी आएंगे, अभी एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता किस दिन आने वाले, लेकिन जिस भी दिन आएंगे बहुत तगड़े और बहुत जबरदस्त रिटर्न मिलेंगे। 5-7 दिनों के लिए पोजिशनल व्यू के लिहाज से आप इसे खरीदिए और मेरे ख्याल से 50 रुपए के आसपास के टारगेट रखने चाहिए। जिनको छोटे टारगेट चाहिए वो 44, 47, 49 ये 3 टारगेट रखें, लेकिन मेरे ख्याल से पोजिशनली रखें और इसे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी रखें। दीप, मुझे जहाँ तक याद है शायद हमने पहले भी इस स्टॉक को एक बार 30 रुपए के आसपास भी हमने आज के 2000 में रिकमेंड किया था। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, आप आराम से लेकर रख सकते हैं। छोटी प्राइस का स्टॉक है, डिलीवरी खरीदने में आपको समस्या भी नहीं है। तो ये स्टॉक है वो जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए और होल्ड करना चाहिए। तो पेनार इंडस्ट्रीज ये है स्टॉक आज के लिए। आइए इसी स्टॉक पर चार्ट्स पर एक बार राय ली जाए। सुमित जी, पेनार इंडस्ट्रीज देखिए इसके चार्ट्स। सही टाइम पे आपने स्टॉक को पकड़ लिया, अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और स्टॉक यहां से भागने को तैयार है। पेनार के अंदर मेरे को लग रहा है ऊपर में 45 रुपए का लेवल देखने को मिलेगा और 45 का लेवल टूटा तो 48 रुपए तक का मूव पेनार के अंदर देखने को मिल सकता है। तो बाय करें, पोजीशंस होल्ड करें, यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव 2 से 3 दिनों के अंदर देखने को मिलना चाहिए। और नीचे में 38, 38.5 के आसपास का अभी फ्रेश सपोर्ट बनेगा, तो वो स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें 45, 48 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये थे आपके लिए पेनार इंडस्ट्रीज पर सारे लेवल्स और सुमित जी की भी राय। आइए अब बढ़ते हैं आगे और जो सवाल पूछे थे दीप आप मुझे स्ट्रेटेजी को लेकर, तो मैं बता दूं आपको। चलिए पहले एक बार जल्दी से डाउ फ्यूचर्स दिखा दीजिए, जो लास्ट मैंने देखा था 100-125 पॉइंट ऊपर थे। तो एक बार डाउ फ्यूचर्स को देखकर फिर बढ़ते हैं आगे और फिर लेवल्स देख लेते हैं क्या कुछ है। डाउ फ्यूचर्स 112 पॉइंट ऊपर है। अमेरिका में सब कुछ ठीक ठाक है। कल अमेरिका गिरा था, सुबह हम बात करें डरिए मत, जो कुछ भी पावेल साहब ने बोला है ना, इससे बढ़िया बोल नहीं सकते थे। जितना बढ़िया बोलना था बोल चुके हैं और अब आप देख लीजिए अमेरिका में भी लोगों को समझ में आ रहा है डाउ फ्यूचर्स में ये ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। हम हैं अभी 15,800 के करीब निफ्टी पर और यही मेक और ब्रेक लेवल है, ठीक है। 3 बजे के पहले पहले आपको 15,800 के ऊपर निकलकर टिकना है। 15,800, 15,825 आपको कंजेशन जोन दिया था और आज का हाई 15,817 है। एक बार 15,825 को अगर पार करके आज आप बंद हो जाते हैं तो वापस से आपको कल और सोमवार के बीच में 15,900 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। 15,800 क्यों मेक और ब्रेक लेवल है और क्यों 3 बजे के पहले इसे पार करना है वो समझ लीजिए। 15,800 के कॉल ऑप्शन पर जो आज की एक्सपायरी है 1 करोड़ 1 लाख शेयर, राउंड फिगर में 1 करोड़ मान लीजिए, 1 करोड़ शेयर वहां पर खुले हुए हैं और 35 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, इसलिए वो रुकावट का लेवल है। इमीडिएटली आपके लिए जो सपोर्ट आएगा वो 15,750 पर आएगा, जहां 52 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो 15,750, 15,800 इस रेंज में थोड़ा सा वक्त बिताने की कोशिश करेगा। फ्रेश ब्रेकआउट तब मिलेगा जब 15,825 के ऊपर निकलकर अगर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे 3 बजे के पहले, तो फिर आप 15,850, 15,875 तक आज ही आते हुए देख सकते हैं। अदरवाइज आखिरी 1 घंटे में 15,750, 15,825 इस रेंज में बाजार वक्त बिता देगा और यहीं पर शायद बंद होने की कोशिश भी करेगा। बैंक निफ्टी जितनी मजबूती मुझे चाहिए उतनी है नहीं, 34,500 के नीचे नहीं जाएगा, ये पूरा कंफर्ट और कॉन्फिडेंस है। 34,500, 34,600 की रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 34,700, 34,800 की रेंज में टाइम पास है और 34,900 से 35,000 की रेंज में पूरी तरह से सेलिंग है। ये डेटा बता रहे हैं। लगभग हर स्ट्राइक प्राइस पर 34,500 से लेकर 35,000 पर लगभग बराबरी का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, 25 लाख से लेकर 35 लाख शेयरों का। इसलिए आपको इस तरह से ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी पे आमतौर पर मैं इस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं देता, लेकिन आज डेटा ही ऐसे बने हुए, मंथली एक्सपायरी है। 34,500, 34,600 सपोर्ट रेंज, 34,900, 35,000 बिकवाली की रेंज। इनफैक्ट 34,800 पे भी बिकवाली की रेंज बन जाती है, लेकिन फिर भी 34,900, 35,000 और 34,700, 34,800 वो रेंज है जहां पर टाइम पास है। तो ये है आपके लिए ओवरऑल पूरी की पूरी रेंज बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी पर कोई खास क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है। 34,900, 35,000 की तरफ आएगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, 34,500, 34,600 की तरफ आएगा तो खरीदारी करेंगे। निफ्टी पर मैंने आपको बताई दिया, न 15,750 तोड़ने की जल्दबाजी है आखिरी 1 घंटे में, न 15,825 के पार निकलने की हड़बड़ी है। ये आपके लिए डेटा। और आइए बढ़ते हैं आगे। अब पीवीआर के नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। घाटा 219 करोड़ का, 246 करोड़ के घाटे का अनुमान था, 220 करोड़, 219 करोड़ आया, तो
थोड़ा सा कम आया है नुकसान तो है, जाहिर सी बात है कि बंसल जी जा नहीं रहे हैं थिएटर में, और ऐसे जा क्या रहे हैं, अब तो खुले हैं, पहले तो खुले हुए भी नहीं थे, तो नेचुरली आप देख सकते हैं कि जब थिएटर बंद है तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा। तो ये है आपके लिए आय देखिए मुश्किल से 12 करोड़ से 50-60 करोड़ की आई है, 59 करोड़ की। ये है पीवीआर के आंकड़े। पीवीआर चार्ट देखिए कुणाल जी और बताइए अपनी राय। अनिल जी देखिए चार्ट पर अगर आप देखें तो एक कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है, कोई खास मूवमेंट नहीं आता हुआ दिख रहा है, और मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक 1400 को डिसाइसिवली पार न कर ले, इसमें दोबारा मोमेंटम ना बने, कोई खरीदारी की वजह चार्ट पर दिखती नहीं है। तो 1400 के ऊपर ही मेरी खरीदारी की राय है, और जिनके पास पोजीशन है 1320 का एक स्टॉप लॉस रख लें। यह लेवल अगर टूट जाता है तो फिर इस काउंटर से एक बार के लिए निकल आए। ओके, तो ये है आपके लिए पीवीआर के नतीजे। कमजोर नतीजे हैं। अगर आप साल दर साल बेसिस देखें तो ऑब्वियसली थोड़ा सुधार है, क्योंकि पिछली बार का लॉकडाउन काफी स्ट्रिक्ट था, इस बार का लॉकडाउन उतना स्ट्रिक्ट नहीं था, और अनुमान से भी थोड़े बेहतर नतीजे आपको आते हुए दिखे हैं। घाटे का फिगर थोड़ा अनुमान से बेहतर आते हुए दिखा है, आय का फिगर भी थोड़ा अनुमान से बेहतर आते हुए आपको दिखा है। तो ठीक ठाक नतीजे यहां पर पीवीआर के आपको आते हुए दिख रहे हैं। तिमाही दर तिमाही भी देखें अगर आप तो नतीजे यहां पर थोड़े ठीक ही लग रहे हैं अगर आप अनुमान मुताबिक देखें। हालांकि ऑफकोर्स आय में आपने बड़ी गिरावट देखी है ओवरऑल अगर आप तिमाही दर तिमाही के बेसिस पर देखें, और इसलिए थोड़ा स्टॉक भी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। वैसे एक रेंज में ही अटका हुआ है, क्योंकि खराब नतीजे हैं पर उतने खराब नहीं है जितना शायद बाजार ने अनुमान लगाया हुआ था। आइए चलते हैं वागले साहब के पास, बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरे पास दो कॉल है। पहला है जेएसडब्ल्यू स्टील, जो मॉर्निंग में बात हो चुकी है, बट मुझे ये लगता है कि इसको मैं इसके लिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक 5-7-8 रुपए 10 रुपए के लिए प्ले ना करें। मुझे 50 रुपए की मुंह दिखती है। मुझे दिखता है अगले 1 से 2 दिनों में, शायद 3 दिनों में, बाय ट्यूसडे इसमें 800 के लेवल आने चाहिए। इसमें एक एक्सटेंडेड मूव आनी चाहिए, और मुझे लगता है मेटल में कुछ ना कुछ तो हो रहा है। टाटा स्टील आज ऑलरेडी 6% ऊपर है, जेएसडब्ल्यू स्टील सिर्फ 3-3.5% के बीच में, तो ये कैचअप करेगा। तो 750-52, और मैं ये अगस्त फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, आपको 738 का स्टॉप लॉस, जो कि एक 14 रुपए की रिस्क होगी, और ऊपर में लगभग एक 45-50 रुपीज का 3 से 4 दिनों में रिवॉर्ड होगा। दूसरा मेरा कॉल है एसबीआई। मुझे लगता है बैंक्स में स्ट्रेंथ आनी चाहिए। 440.50-41 के करंट भाव से बाय करें। 436 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 4-4.5 रुपए का, और 450 का मेरा टारगेट है। ये बीटीएसटी है। तो निफ्टी के दो हेवी वेट्स पर राय है। एसबीआई खरीदारी करके चले, वागले साहब को पसंद आ रहा है, और जेएसडब्ल्यू स्टील बाकी मेटल काउंटर्स के हिसाब से ये भी बढ़िया एक्शन में है इस समय, और यहां पर अब 800 के लेवल्स पोजिशनल बेसिस पर आ सकते हैं। तो 800 का पोजिशनल टारगेट जेएसडब्ल्यू स्टील, 460 का ट्रेडिंग टारगेट एसबीआई पर लेकर चले। ये है राय वागले साहब की तरफ से। देखते हैं हिमांशु जी को क्या पसंद आ रहा है। बिगुल उनके लिए बीटीएसटी। हिमांशु जी बताएं सर। हिमांशु जी, पहले एक छोटा सा अपडेट है। सुबह हमने बजाज फाइनेंस की एक कॉल ऑप्शन में खरीदारी की थी, तो उसके टारगेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस में एक बड़ी तेजी अभी भी बाकी है। और जैसा मैंने सुबह भी डिस्कस किया था कि 6500-6550 रुपए का मूव यहाँ पर एक आध दिन में देखने को मिल सकता है, और जिस तरह से फॉलो अप मूव बजाज फाइनेंस में आते हुए देख रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जरूर बने रहें। कोई भी गिरावट मिलती है पोजीशन को ऐड करें। बड़ा रनअप, बड़ा कैचअप मूव बजाज फाइनेंस में ड्यू है, तो इसको मिस नहीं करना है। अब जो अपने स्टॉक की कॉल के पर आता हूं, तो मुझे जो फिलहाल स्टॉक पसंद है वो है मेट्रोपोलिस स्टॉक। एक रीसेंट एडिशन है F&O सेगमेंट का, और हमने देखा कि यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आया, और आज के सेशन में उस कंसोलिडेशन का मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी जो सबसे बड़ा OI है अगस्त मंथ सीरीज में, वहां पर कॉल राइटर्स मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी ट्रैप्ड हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मेट्रोपोलिस में करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चले। 3040-3042 रुपए का करंट भाव है। 3020 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है कि यहाँ पर 3100 तक के टारगेट्स कल तक आते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो मेट्रोपोलिस में खरीदारी की सलाह है। तो मेट्रोपोलिस है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही।
यहाँ पर आपके लिए राय खरीदारी की आती दिख रही है हिमांशु जी की तरफ से। मेट्रोपोलिस आज सुबह मेरे ख्याल से आज या कल में कुणाल जी राकेश जी को भी पसंद आया था। मेट्रोपोलिस वो काउंटर है, नहीं शायद सचिन जी ने खरीदारी करने की राय दी थी, तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 3040 का भाव है। एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट फिर से जरा दोहरा दें हिमांशु जी, शायद नहीं आ चुके, सामने आ गए। 3020 का स्टॉप लॉस है और 3100 का टारगेट है, इसके लिए करनी है खरीदारी। आइए, प्राइमरी मार्केट में एक्शन भरपूर है, जबरदस्त आईपीओ आ रहे हैं, सब्सक्राइब भी हो रहे हैं, एक्शन भी बहुत है, लिस्टिंग पर भी भरपूर धमाल है। आज ही आपने देखा है चिंतन, तत्व चिंतन डबल हो चुका है, लेकिन सेबी खुश नहीं है एक खास बात से। क्या है ऐसी बात जो सेबी को पसंद नहीं आ रही इन आईपीओ को लेकर, और उस पर क्या कुछ एक्शन हो सकता है? सेबी के मामलों की गहरी जानकारी रखने वाले हमारे वरिष्ठ संवाददाता ब्रजेश कुमार हमारे साथ है इस वक्त। ब्रजेश, बताइए आईपीओ को लेकर सेबी क्या सोच रही है, क्यों खुश नहीं है? जी, सबसे जो नाराजगी की वजह है सबसे बड़ी वो ये बात है कि आईपीओ का जो अपर प्राइस बैंड होता है और आईपीओ का जो लोअर प्राइस बैंड होता है, और जिसके आधार पर एक तरीके से बुक बिल्डिंग बनती है, उसको लेकर से भी नाखुश है। हाल के दिनों में इतने सारे आईपीओ आए हैं जहां पर जो प्राइस बैंड है वो 1-1 रुपए का प्राइस बैंड रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। स्टोव क्राफ्ट का जैसे आईपीओ अगर आप देखें तो वहां पर 384 रुपए का लोअर प्राइस बैंड था और 385 रुपए का अपर प्राइस बैंड था। होम फर्स्ट फाइनेंस 517 रुपए और 518 रुपए। IRFC एक सरकारी कंपनी थी, यहां पर 25 रुपए अपर लोअर बैंड था और 26 रुपए अपर बैंड था। हिरनबा इंडस्ट्रीज 626 और 627। MTR टेक्नोलॉजीज 574 और 575। इसी तरह अगर आप इंडिगो पेंट्स को देखें तो 1488 और 1490, 2 रुपए का अंतर। ये एग्जाम्पल भर है। इस तरह के कितने सारे ऐसे इश्यूज आए हैं जहां पर जो अपर प्राइस बैंड है और लोअर प्राइस बैंड है उसके बीच में जो अंतर था वो 1 रुपए या 2 रुपए का अंतर था। सेबी की चिंता ये है कि अगर आप इस तरह से टाइट प्राइस बैंड रखते हैं तो जो बुक बिल्डिंग है वो कैसे होगी। एक तरह से एक मजाक बन जाता है बुक बिल्डिंग के प्रोसेस का, क्योंकि 1 ही रुपए की बात है। जो छोटे इन्वेस्टर है शायद उनको उतनी बड़ी परेशानी ना पड़ती हो, दिक्कत उनके लिए भी है, लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इसकी शिकायत जो है सेबी से की थी और ये कहा था कि इस तरह से जो प्राइस बैंड तय हो रहे हैं ये तो एक तरह से बुक बिल्डिंग प्रोसेस का ही मजाक बनाया जा रहा है, तो इसको देखा जाए। तो सेबी इस मामले में ये अभी ऑब्जर्व कर रही है इस बात को कि अगर इस तरह की टेंडेंसी आगे जाकर कम नहीं होती है तो मुमकिन ये है कि फिक्स प्राइस बैंड का ऑप्शन भी एक सोचा जाएगा कि अगर बहुत टाइट प्राइस बैंड होगा तो उससे बेहतर ये होगा कि आप फिक्स प्राइस बैंड में लेकर आइए इसको, जैसा कि पहले होता था। और एक तरह से मर्चेंट बैंकर्स जो है उनका रोल इसमें काफी ज्यादा रहा है, तो उनको एक तरह से बहुत स्ट्रांग मैसेज जो है देने की कोशिश की जा रही है। और पिछले महीने जो है मर्चेंट बैंकर्स को इस बारे में सेबी की ओर से चिट्ठी भी गई थी कि आप जो ये कर रहे हैं ये अच्छा कदम नहीं है और प्लीज आप आगे से इसको ध्यान रखें और ये रखें ताकि बुक बिल्डिंग प्रोसेस का कोई मजाक नहीं बनने पाए। बात तो सही कह रहे हैं ब्रजेश आप, बहुत सारे आईपीओ है, मतलब नाम के लिए वो बता के रखते हैं कि भाई हाँ हम बुक बिल्डिंग है। अरे काय की बुक बिल्डिंग, 1 रुपए ऊपर नीचे में कौन सी बुक बिल्डिंग, मतलब 1% का भी डिफरेंस नहीं है। आप सोचो ना, 1488 1490, 2 रुपए, 1500 रुपए का स्टॉक का 2 रुपए का बुक, ये कोई बुक बिल्डिंग थोड़ी है। बात तो सही है, तो सेबी की नाराजगी तो एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, जैन साहब हमारे साथ हैं, बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं प्राइमरी बाजार पर, और जो जैन साहब अभी आपने सुना होगा राजेश जी को कि भाई सेबी ये कह रही है कि भाई बुक बिल्डिंग है, मतलब उसको आप है ना भावनाओं से, आंकड़ों के हिसाब से मत देखो, भावनाओं के हिसाब से देखो। अगर बुक बिल्डिंग है तो बुक बिल्डिंग होनी चाहिए ना। तो क्या ये सोच सही है, क्या कुछ करना चाहिए, और आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सेबी की ये चीज तो माननी पड़ेगी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जहां पे भी कोई भी इश्यू आता है तो उसको बहुत जल्द पकड़ के काफी चीजें अब चेंजेस ला रहे हो। और पिछले कुछ महीनों में, बल्कि मैं ये कहूंगा कि पिछले 1 साल में लॉकडाउन के दौरान और इस मार्केट की ग्रोथ के दौरान बहुत सारे ऐसे फेवरेबल चेंजेस है। और ये चीज इनफैक्ट नोटिस में आती थी, मैं भी वही हैरान मैं भी हैरान रह गया था कि भाई ये क्या चीज है, 1 रुपया का फर्क है। चलिए, एक पर्टिकुलर IRFC था तो वहां पे 4% का, तो कम से कम एटलीस्ट 5 से 7% का प्राइस बैंड जो रहना चाहिए इट इज उतना तो रहे। बाकी ये सारे 1 रुपया 2 रुपया 1400 के भाव में, 88 के भाव में अगर कोई स्टॉक आ रहा है इंडिगो पेंट्स और 2 रुपया का रहे, तो अगर बेसिस पॉइंट्स में फर्क है सो सर्टेनली इट्स अ गुड स्टेप। और कुछ ऐसे सेबी ने अभी रिसेंटली फंडिंग को लेकर भी था, जो आईपीओ आजकल लिस्ट हो रहे हैं सीधे सीधे डबल प्राइस पे हो रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग को लेकर भी अब ऐसा आएगा कि कुछ वहां पे भी आना चाहिए। और जो आईपीओ फंडिंग है उसको लेकर भी कुछ चीजें आ रही थी कि बहुत ज्यादा जो एचएनआई एप्लीकेशन है वहां पे होते हैं वो प्रीमियम्स के हिसाब से, प्रीमियम वो ब्याज का जो कॉस्ट है उसके हिसाब से लिस्टिंग की सेटिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कई बार मुझे ऐसा लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स कई बार ट्रैप में नहीं आ जाए, क्योंकि ऊपर के लेवल्स पे अगर कोई चीज लिस्ट होती है तो ये चीज भी देख रही है, तो मेरे हिसाब से उसके ऊपर भी नजरें हैं। सो ओवरऑल आईपीओ मार्केट को बहुत एग्रेसिवली और बेटर कर रहे हैं, और क्योंकि यहीं से ही लोगों की एंट्री होती है। अगर हम भी कोई भी क्लाइंट आता है या कोई भी नया आदमी आता है, न्यू कमर आता है, न्यूबी आता है, उसको सबसे पहले बोलते हैं आप आईपीओ मार्केट से एंट्री लीजिए, दैट्स द बेस्ट वे टू एंटर द मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओस। तो अगर यहाँ पे सारी चीजें सही रहेगी तो इस मार्केट की ग्रोथ भी और बेहतर रहेगी। ओके, तो ये आपके लिए जैन साहब की तरफ से। जैन साहब ने एक बढ़िया इंटरेस्टिंग आइडिया दिया कि 5 से 7% का मिनिमम गैप तो होना चाहिए कम से कम प्राइस बैंड में, कि भाई 100 रुपए का है प्राइस, तो ऊपर में 105 107 हो तो कम से कम इतना है, ऐसा नहीं कि 99-100 हो जाए, तो थोड़ा 5-7% का प्राइस बैंड का तो इतना गैप होना चाहिए। आइए बढ़ते आगे, और इस वीक महिंद्रा हॉलीडेज के नतीजे और बोनस आपके सामने आ चुका है। हर 2 शेयर के ऊपर एक बोनस मिलेगा महिंद्रा हॉलीडेज में, और आय बढ़कर आई है थोड़ी सी, और मुनाफा थोड़ा सा शायद घटा है, मुनाफे का आंकड़ा भी हम आपके सामने लाएंगे, लेकिन बोनस आ गया 2 पे 1 शेयर का। आय 294 करोड़ से, नहीं 294 करोड़ से घटकर कैसी 371, ना ये तो गलत लिखा है। 294 करोड़ से तो बढ़ेगी, 371 करोड़ हुई तो, या तो 371 से 294 हुई, दोनों में से एक जो भी सही है वो ठीक करिए। घाटा 32 करोड़ से घटकर 21 करोड़ रह गया है, घाटा ही है लेकिन घाटा है। चलिए, ये है महिंद्रा हॉलीडेज आपके लिए। श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, और सीधा ही स्वागत उनका बिगुल के साथ ही करते हैं, BTS डबल टी। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत है, बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून जी। देखिए, वैसे आज मार्केट में जो मेटल्स में हमने तेजी देखी है वो तो काबिल तारीफ है, लेकिन मेटल्स की तेजी काबिल तारीफ है। और अगर आप इसके बाद अगर आप देखें तो इतना अगर अच्छा मोमेंटम अगर और किसी सेक्टर में अगर देखने मिला है तो वह टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के मिड कैप स्टॉक्स में। तो अगर आप ओवरऑल टेक्नोलॉजी बास्केट को देखते हो तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस, TCS, विप्रो शायद इनमें इतनी बड़ी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन HCL टेक्नोलॉजीज में मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छी एक्टिविटी बन सकती है। करंट लेवल से अगर आप HCL टेक्नोलॉजीज के चार्ट को देखते हो तो एक हाई फ्रीक्वेंसी में एंटर हो चुका है, और करंट लेवल से मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार 1040 से 1050 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से HCL टेक्नोलॉजी को लॉन्ग किया जा सकता है, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 990 रुपए का। ओके, तो 990 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें HCL टेक्नोलॉजीज। ये है आपके लिए एक कॉल जो आते हुए दिख रहा है। IT बढ़िया मूवमेंट आ रहा है, और साथ ही मेटल्स जो बाजार को सहारा देते हुए दिख रहे हैं। पर कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है, एक बार वहां पर भी डालिए नजर। नवीन फ्लोरिन पिछले कुछ दिनों से भारी गिरावट के बाद आज फाइनली इस स्टॉक पर रिबाउंड आया है। अब क्या ये रिबाउंड सस्टेनेबल है कि नहीं, इस पर डालेंगे नजर। पर आइए उससे पहले सुमित जी की जो कॉल है उस पर चलते हैं। बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु, बाय का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 351 रुपए, 352 रुपए, और स्टॉक का नाम है गुजरात स्टेट पेट्रोल लिमिटेड, जिसका सिंबल है GSPL। GSPL के अंदर ब्रेकआउट है, लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरे को लग रहा है स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 4 से 5 दिन का इसका व्यू ले, 4 से 5 दिन के लिए इसके ऊपर में जो टारगेट बनेंगे, 365 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 375 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। स्टॉक को यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। नीचे में जो सपोर्ट है 338 340 के आसपास का है, तो 340 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के GSPL में खरीदारी करें। 365 और 375 4 से 5 दिन का टारगेट है ये। 4 से 5 दिन का व्यू लेके GSPL में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए GSPL, यहां पर खरीदारी की राय सुमित जी की तरफ से। इस बीच मेटल इंडेक्स में 1100 अंकों की तेजी, 5% का उछाल, और लाइफ हाई पर ये काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो मेटल्स की दमदार तेजी अक्रॉस द बोर्ड, कुछ बढ़िया मेटल्स में तेजी बनती हुई दिख रही है। जैन साहब से थोड़ी देर में जानेंगे कोई एक ऐसा मेटल स्टॉक जो इस समय उन्हें पसंद आ रहा है। पर तब तक नई सीरीज की जो कल से शुरुआत हो रही है उसके लिए आज से ही बंसल जी और कुणाल जी तैयार हैं। वैसे तो कल हम सबसे लेंगे पिक ऑफ द सीरीज, पर एक दिन पहले ही राकेश जी, कुणाल जी अपनी पिक ऑफ द सीरीज देने के लिए तैयार हैं, तो बिगुल उनके लिए।
बताएं सर। दिपांशु, हमारी जो पिक है अगस्त सीरीज के लिए वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक बड़े वाला ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और खास बात क्या है दिपांशु, टेक्निकल पैटर्न तो बढ़िया, एक तो गिरते बैंक निफ्टी के साथ नहीं गिर रहा है और काफी सालों बाद एक डाइवर्जेंट व्यू देखने को मिल रहा है। जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक में स्ट्रेंथ नहीं है, बट स्टेट बैंक और जिस तरीके का पैटर्न है, स्टेट बैंक एक काफी बड़ा जंप इस अगस्त सीरीज में दिखाएगा। तो ये डू नॉट मिस, ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, सबसे पहले तो दीपांशु एक बड़ा वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट हम देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। हमने पिछले कई दिनों में बहुत नैरो कंसोलिडेशन देखा और उसके बाद आज ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है एक्सपायरी के दिन। तो ये ब्रेकआउट बहुत सिग्निफिकेंट है। और दूसरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वो है बैंक निफ्टी की रेजिलियंस, यानी कि बैंक निफ्टी को बार बार नीचे धकेलने की कोशिश हुई, लेकिन जिस तरह से वापस ये कमबैक कर रहा है, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी आपको अगली सीरीज में तेजी बनते हुए दिखेगी और उसकी अगुवाई संभवतः स्टेट बैंक करेगा। हमारी खरीदारी की राय है, अगस्त सीरीज के लेवल्स दे रहे हैं। यहां पर जो स्टॉप लॉस है नेक्स्ट सीरीज के लिए वो आपको 430 रुपए पर 430 पर रखना है और टारगेट जो है वो 460 रुपए का 460 का टारगेट है स्टेट बैंक के लिए पहला और 470 रुपए का दूसरा। तो 460 470 के टारगेट के लिए अगस्त सीरीज में स्टेट बैंक को बाय करें। बिल्कुल, तो ख्याल मिलते हुए वागले साहब और राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से सीरीज के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 470 के इवेंचुअल टारगेट अगले ट्यूसडे को यहां पर नतीजे भी आने वाले हैं, तो उस लिहाज से भी एसबीआई पर रखनी है नजर। 3 अगस्त को आएंगे इसके नतीजे। आइए हिमांशु जी के पास चलते हैं, बिगुल उनके लिए बीटीएसटीटी। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु जी, कैश सेगमेंट का स्टॉक है जो कि मुझे पसंद है और इसमें मैं अनिल जी का भी साथ चाहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि अनिल जी ने इसको लोअर लेवल पर रिकमेंड किया था और अब मेरे रडार पे ये तब से ही है। फिलहाल आज इस पे फिर से एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक का नाम है जेटेक्ट इंडिया। प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है। ऑटो एंसिलरी बेसिकली कंपनी है। एक लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक रीसेंट ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है और जिस हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि स्टॉक आने वाले दिनों में नए हाइज जो कि 140-142 रुपए के प्रीवियस हाइज हैं, उस बड़े टारगेट्स के लिए उसको सरपास करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन यहाँ स्टॉक में देखने को मिली है और आज जिस तरह के स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स यहाँ पर आते हुए नजर आए हैं, मुझे लगता है कि ये स्टॉक 145 और 150 रुपए के टारगेट्स के लिए बिल्कुल खरीदारी करें। करंट लेवल्स पर खरीदारी करें जा सकती है। थोड़ा 2-4 रुपए का डिप मिलता है, वहां पर पोजीशन को और ऐड किया जा सकता है। 110 रुपए के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ जेटेक्ट इंडिया में खरीदारी की राय है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। बाकी मुझे लगता है कि अनिल जी के रडार पर जरूर होगी ये, तो जेटेक्ट में खरीदारी की राय है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दीपांशु ने अभी हमें डेटा बता भी दिया और मुझे याद भी है। जेटीईकेटी ये बजट में, आपके बजट में सस्ता शेयर हमने 18 जनवरी को रिकमेंड किया था 100 रुपए के दाम पर और वहां से थोड़ा मजबूत हुआ है। अच्छा, इसका हिमांशु जी जो नाम बोलने में जो आपको मुश्किल आई ना, उसका मैं एक सोल्यूशन देता हूं आपको। वो अपने माला नहीं फेरते, 108 मन के होते हैं इसमें ऐसे ऐसे करके माला, तो ऐसे जेटीईकेटी ऐसे 108 बार बोले, उसके बाद आप कभी भी अटकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। ये एकदम पक्का वाला फॉर्मूला है। अब हमें तो जो बचपन में जो शब्द नहीं आता था, जो बोलने में मुश्किल होती थी, उसको हमारे टीचर 108 बार बुलवाती थी और जो लिखने में मुश्किल होती थी उसको 1-1 पेज, 2-2 पेज, 3-3 पेज तक लिखना पड़ता था। अच्छा, बाय द वे बचपन से याद आया, एक जरा हमारे सारे एक्सपर्ट्स को दिखाइए एक बार। दीप का तो खैर, दीप तो हाल ही के पढ़े हुए हैं, इनको तो पता नहीं होगा। हमने तो बचपन में 4 लाइन वाली कॉपी में पढ़ाई की, उसमें हैंड राइटिंग सुधारने के लिए 4 लाइन वाली कॉपी में। आप में से किसने 4 लाइन वाली कॉपी में लिखा है, बताइए जरा। जैन साहब ने, अच्छा ओके, तो जैन साहब, अच्छा कुणाल जी, अच्छा बाकी जो लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत नए हैं, आप पुराने जमाने के नहीं है। हो सकता है आपने पढ़ाई नहीं की हो इसका मतलब ये हो सकता है आपने पढ़ाई नहीं की। मैंने जैन साहब और कुणाल जी ने पढ़ाई की है, बहुत होमवर्क किया है तो 4 लाइन वाली में लिखने का भी मजा अलग था। तो चलिए, ये है आपके लिए जेटीईकेटी को याद रखने का फॉर्मूला हिमांशु जी के लिए। आइए बढ़ते आगे। और हाँ, अच्छा एक मिनट, इससे याद आया, जो हम लिखने की बात कर रहे थे,
कल 3:30 बजे भाई मस्ती की पाठशाला है, तो आप सब लोग तैयार हो जाएं। बता दूं आपको 1 अगस्त को है फ्रेंडशिप डे, और फ्रेंडशिप डे के मौके पर हम ये विशेष मस्ती की पाठशाला का एपिसोड करने जा रहे हैं। और इस बार का टॉपिक ये है मस्ती की पाठशाला का कि आपको बताना ये है कि आप किससे दोस्ती करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। और मैं बहुत साफ साफ बता दूं कि ये दोस्ती आपकी मतलब की दोस्ती होनी चाहिए, वो प्यार मोहब्बत वाली नहीं है, सब मतलब दिखाने वाली नहीं है। अंदर से जो होता है ना, जिस वजह से आप दोस्ती करते हैं, हमेशा आमतौर पर मतलब के लिए कि इससे मुझे ये फायदा हो जाए, इससे मुझे वो फायदा हो जाए। तो किससे दोस्ती करेंगे, वो चाहे आपके पैनल के दूसरे एक्सपर्ट हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिससे आप मतलब की दोस्ती करना चाहें। तो किससे दोस्ती करेंगे और क्यों दोस्ती करेंगे, ये आपको बताना है। तो दीप, कल मस्ती की पाठशाला भी होने वाली है 3:30 बजे, मजा आएगा जी। बिल्कुल सर, इंतजार रहेगा मस्ती की पाठशाला का। और एक इवेंट पैक्ड हफ्ते के बाद अच्छा है कि सबका स्ट्रेस भी निकल जाएगा और कुछ बढ़िया आइडियाज भी आएंगे हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। तो चलिए सर, उसका हमें इंतजार रहेगा। पर अभी जो मार्केट का एक्शन है वो भरपूर होते हुए दिख रहा है और काफी सारे स्टॉक्स स्क्रीन पर आ रहे हैं इस समय, जहां पर बढ़िया तेजी का रुझान है। एक काउंटर है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, आज सुबह पालविया साहब इसके बारे में बात कर रहे थे, जबरदस्त उछाल इस पर आते हुए दिखा है। एक बार जरा राय लूं सुमित जी से इस पर। सुमित जी, क्या राय देंगे? सुप्रजीत इंजीनियरिंग 6% का उछाल है इस काउंटर पर। दीपांशु, पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक में ब्रेकआउट है, स्टॉक में और भी ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 350 का लेवल टूटने के बाद 365 रुपए तक का मूव सुप्रजीत के अंदर देखने को मिल सकता है। तो होल्ड करें, और अगर कोई भी डिप आता है नीचे में 5-7 रुपए का, तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करें। जो नीचे में सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 325-330 के आसपास का है। तो जब तक वो लेवल्स टूटेंगे नहीं, तब तक पोजीशंस होल्ड करके चलना है। 350 का लेवल टूटने पे 365 से 370 तक का मूव सुप्रजीत के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, तो सुप्रजीत पर रखिए नजर, एक्शन इस पर बनते हुए दिख सकता है। आइए, नतीजों की लंबी लिस्ट है, कुछ नतीजे ऑलरेडी आ गए हैं, कुछ आना बाकी है। निफ्टी में टेक महिंद्रा के नतीजों का इंतजार है। वरुण से जानेंगे टेक महिंद्रा पर क्या व्यू बन रहा है। पर उससे पहले एक कॉल अनिल जी की तरफ से आ रही है, तो चलते हैं उनके पास। बिल्कुल, कल के 2000 सन फार्मा, जी हाँ, सन फार्मा खरीदारी करने की राय है यहाँ पर कल के 2000 के तौर पर। और कल नतीजे भी आने वाले हैं, सन फार्मा के बोर्ड मीटिंग भी है, तो नतीजे आएंगे कल। और नतीजों के पहले खरीदारी करने की राय है। 700 रुपए के आसपास सन फार्मा का कैश का स्टॉक, कैश के लेवल्स में दे रहा हूँ, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है और कल फिर से क्या बोलते हैं, नई सीरीज है। तो लेवल्स आप कैश के लेवल्स हैं, कैश के लेवल्स के हिसाब से आप नोट कर लें। 700 रुपए के आसपास है कैश के लेवल, 704 हो गया अभी। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस लगाना है 685 का, 685 का, ठीक है। टारगेट होंगे आपके 3, पहला और छोटा टारगेट 715 का, जो शायद आज के लिए रखें आप, या फिर कल सुबह सुबह के लिए। 730 दूसरा टारगेट, आगे और 15 रुपए पर। और 745 तीसरा टारगेट, आगे और ऊपर। तो 700 के आसपास लेना है। 15 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए 685 का। याद रखना एकदम आसान है। 15 रुपए ऊपर का पहला टारगेट 715, और 15 रुपए ऊपर 730, और 15 रुपए 745। ये 3 टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। अब चूंकि रिजल्ट सीजन है और एफएनओ का स्टॉक है, मार्केट थोड़े वोलेटाइल है, अगर आपको डर लगता है और लगना भी चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन और है। जो फ्यूचर्स नहीं खरीदना चाहते हैं, जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, उनके लिए सिंपल सॉल्यूशन ये है अगले महीने का, यानी कि अगस्त सीरीज का 710 रुपए वाला कॉल ऑप्शन एट द मनी हो गया, नियर टू एट द मनी है। 710 रुपए वाला कॉल ऑप्शन मिल रहा है 22 रुपए के आसपास, 22 रुपीज। यहां पर करनी है आपको खरीदारी। 22 रुपए का ये कॉल ऑप्शन लीजिए, 15 रुपए का यहां पर स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर के टारगेट आपके जो बनेंगे इस कॉल ऑप्शन के लिए 29 29 रुपए, 38 38 रुपए, 44 44 रुपए। 710 रुपए वाला कॉल ऑप्शन 22 में खरीदिए, 15 का स्टॉप लॉस, 29 38 और 44, इन 3 टारगेट के लिए। श्रीकांत जी, जरा आपकी मदद चाहिए, इसके डेटा देखिए, लेवल्स देखिए, और बताइए 710 रुपए वाला ये कॉल ऑप्शन या फ्यूचर खरीदना सन फार्मा का कल के नतीजों के पहले ठीक है क्या? बिल्कुल। इनफैक्ट अनिल जी, अगर इसके चार्ट पैटर्न को देखते हो तो इसमें जो एक फार्मा सेक्टर में जो एक बिकवाली आई थी 2 दिन पहले, उसके बाद जो इसमें रिकवरी बनी है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसमें एक डेफिनेट काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। और इसी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की वजह से हमें लगता है कि ये स्टॉक अगर चार्टिकली देखा जाए तो लगता है कि वापस एक बार 725 से लेकर 730 के लेवल से दिखा सकता है।
तो करंट लेवल से जो आपने कॉल ऑप्शंस की राय रखी है, मुझे लगता है बिल्कुल इसे लेना चाहिए। एक काफ़ी शानदार पैटर्न है ये, और अगर इसके अब डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम भी देखते हो अनिल जी, तो ये कंटिन्यूस इसमें डिलीवरी बेसिस के जो वॉल्यूम्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि नियर द रिजल्ट इसमें कुछ ना कुछ एक्शन है, और इसी वजह से ये स्टॉक बाकी सब फार्मा कंपनीज को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इस कॉल ऑप्शन को लिया जा सकता है। ओके, तो करंट लेवल से बिल्कुल इस कॉल ऑप्शन को लिया जा सकता है। सन फार्मा, अनिल जी का है भरोसा, और कल आएंगे इसके नतीजे भी। टारो के हमने नतीजे देखे कि थोड़े सुस्त थे, हालांकि घाटा घटकर आया था उनकी जो सब्सिडरी है। अब देखते हैं सन फार्मा किस तरह का प्रदर्शन करता है। प्राइवेट टेक महिंद्रा, इसके नतीजों का है इंतजार। चलते हैं वरुण के पास जानने के लिए कैसे रहेंगे टेक महिंद्रा के नतीजे। वरुण बताइए। देखिए टेक महिंद्रा में आपको ग्रोथ तो जरूर देखने मिलेगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। हमारा अनुमान है कि जो आय है इस कंपनी की वो 3% बढ़ेगी, करीब 10,000 करोड़ के आसपास ही आ सकती है। डॉलर आय 2.5% ये बढ़ने वाली है, $136 के आसपास आएगी। कॉन्स्टेंट करेंसी में 2.4% के आसपास की ग्रोथ होगी। लेकिन दिक्कत रहने वाली है कंपनी के मार्जिन में। अक्रॉस बोर्ड अगर आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर्स में कंपनीज ने जो वेतन है उसमें बढ़ोतरी की थी पिछले क्वार्टर में, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो अब आपको देखने मिलेगा, और इसी के लिए कंपनीज के जो मार्जिन है उसमें दबाव था। टेक महिंद्रा में भी यही आपको देखने मिलेगा। 16% से मार्जिन जो है वो गिर के 14.3% पे आने वाले हैं। मुनाफा 1180 करोड़ पे आएगा। डील विंस पे नजर रखिएगा, किस तरह की डील विंस देखने मिलती है, डील पाइपलाइन कैसी है। साथ ही साथ 5G को लेकर अगर कंपनी कोई कमेंट्री करती है तो वो जानना काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन हाँ, नतीजे ठीक ठाक रहेंगे, मार्जिन पे दबाव रहेगा। बिल्कुल, तो नतीजे ठीक ठाक रहेंगे पर मार्जिन पर रहने वाला है दबाव। और ये स्टोरी हमने अक्रॉस द बोर्ड आईटी में देखी है। लगभग सभी कंपनीज के लिए मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर इस बार आते हुए दिखा है, पर नतीजे अच्छे रहने चाहिए। एम्प्लॉय कॉस्ट भी इस बार बढ़ी है क्योंकि हायरिंग दमदार होती हुई दिख रही है अक्रॉस आईटी बोर्ड पर। श्रीकांत जी, एचसीएल टेक पर अभी आपने खरीदारी की राय दी थी, एक बार जरा टेक महिंद्रा के चार्ट्स भी देखकर बताएं क्या व्यू है सर इस पर। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसके ट्रेंड फॉर्मेशन में एक क्लैरिटी है कि इसमें हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज इसने रिज्यूम कर ली है, और रिजल्ट के पहले इसमें कंसोलिडेशन हमें देखने मिल रहा है। तो लगता है कि इसमें 1180 से लेकर 1200 के टारगेट्स दिखा सकता है। या 4 दिन की जो कंसोलिडेशन रेंज थी उसके जो लोवेस्ट लेवल्स थे वो तकरीबन थे 1110 के। तो 1105 या 1100 रुपए के एक फाइनल स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। 1160 से लेकर 1200 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो 1160 से लेकर 1200 के टारगेट्स टेक महिंद्रा पर रखिए नजर। आज ही नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद, देखते हैं किस तरह के रहेंगे। सुमित जी, आपका एक फेवरेट शेयर एनबीसीसी मूवमेंट दिखा रहा है 5-5.5%, इस पर कोई ट्रेड है? बीटीएसटी कॉल बनता है सर? 100% बनता है। एनबीसीसी में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 11 दिन के एग्जैक्ट फॉल के बाद हर रोज रेड कैंडल फॉर्म हुई है। आज पहला दिन है 11 दिन के फॉल के बाद जिसमें स्टॉक तेजी कर रहा है और पिछले 4 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। तो एनबीसीसी 2-4 दिनों के लिए यहां से बिल्कुल बाय बनता है और पोजिशनल तौर पे भी बाय बनता है। 56 रुपए से लेकर 60 रुपए तक का मूव एनबीसीसी में देखने को मिल सकता है। 48 रुपए 48.5 रुपए नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। बिल्कुल, तो एनबीसीसी पर रखिए नजर। वागले साहब, बैंक ऑफ बड़ौदा एसबीआई के बाद अब बाकी पीएसयू बैंक्स पर भी फोकस बन रहा है। 3% ऊपर है फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या यहां पर ट्रेड करना चाहिए? दीपांशु, बीटीएसटी के तौर पे लिया जा सकता है। 83-84 तक जाना चाहिए, अभी 81 का भाव है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेंथ एसबीआई में है बैंक ऑफ बड़ौदा से भी, लेकिन ये भी चलना चाहिए। पूरा बैंकिंग स्पेस एक बाउंस बैक के लिए तैयार है। बिल्कुल, पूरा बैंकिंग स्पेस बाउंस बैक के लिए तैयार है और पीएसयू बैंक्स की तो बुरी हालत रही है पिछले कुछ दिनों में। अब देखते हैं क्या यहां पर एक्शन और बनेगा या नहीं। आइए तब तक स्वागत करते हैं जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। बताएं क्या है आपकी स्ट्रैटेजी? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। दीप, हमने मॉर्निंग में जो 15,650 का कॉल दिया था, आई मीन उसके फर्स्ट टारगेट हासिल हुए, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक आई होप किया रहेगा एंड वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हुआ है। इनफैक्ट जो हमारा एक एंटिसिपेशन था कि 15,800 तक के लेवल्स हमें देखने मिलने चाहिए, वो हुए। इनफैक्ट वहाँ से जो जैसे देख रहे हैं हम कि प्रेशर हमें देखने मिला, बिकॉज वही एक लेवल है जो एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू निकालना बहुत ज़रूरी है निफ्टी के लिए। अगर वो नहीं होता तो हमें थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दीप यहाँ पे देखने मिल सकता है।
मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कुछ ज़्यादा हमें एक यहाँ पे वरी का है सवाल, बट देन थोड़ा बहुत हम 15,730-25 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं, तो 20-30 पॉइंट या तो 40 पॉइंट का एक हमें कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दफ़े आजकल में आज तो नहीं, या तो फ्राइडे या तो मंडे तक हमें 15,800 के लेवल्स निकलते हुए देखने मिलेंगे निफ्टी पे। तो निफ्टी का मैं एक कॉल ऑप्शन फिर से एक रेकमेंड कर रहा हूँ 15,700 के स्ट्राइक का। इस दफे तो हम थोड़ा थोड़ा स्ट्राइक ऊपर कर रहे हैं, अब 15,700 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। दीप, यहाँ पे इसके लेवल्स अगर आप देखेंगे तो लगभग 146 पर ये ट्रेड कर रहा है, इसको दीप खरीद कर चलना है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस नीचे की ओर रहेगा 102 का, 102 का स्टॉप लॉस रहेगा, 146 पर खरीदना है। इसको भी क्लोजिंग बेसिस पर ही हम स्टॉप लॉस लगाएंगे बिकॉज वोलेटिलिटी काफी है। एंड ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट दीपांशु इसका बनेगा दैट वुड बी 191, ये थोड़े लंबे टारगेट से 191, एंड सेकंड टारगेट जो इसका बंद कराएगा दीप दैट वुड बी 217, 191 217। ये दो टारगेट्स के लिए 15,700 का निफ्टी का कॉल खरीद कर चलना चाहिए दीपांशु। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में तो मोमेंटम आ ही गया है, निफ्टी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में वो मुझे क्लियर लग रहा है कि यहाँ से और मोमेंटम बढ़ेगा, और दिग्गज एसबीआई चल रहा है तो डेफिनेटली वो क्लियरली एक इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से और तेजी हमें देखने मिल सकती है निफ्टी पीएसयू बैंक्स में। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लग रहा है दबाव में है, which can help Nifty. Otherwise, metals and बाकी सेक्टर्स तो हेल्प कर ही रहे निफ्टी को, मेटल्स एंड आईटी। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कल बाउंस कर सकते हैं। ओके, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कल बाउंस कर सकते हैं। आज सरकारी बैंकों के दिन है 217। अच्छा, वो आपने 200 सरकार लिख के आ गया, मैं सोचा था 270 का टारगेट। मैंने कहा जय बढ़िया वाला एग्रेसिव टारगेट दे रहे, 270 का टारगेट मतलब निफ्टी को 15,900 के पार पहुंचा के छोड़ेंगे, 15,900 925 का हाई पार करके निकालेंगे। 924 का अब तक का लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग मिला है। तो उम्मीद करें कि कल परसों में फिर बैंक निफ्टी भी 35,000 के ऊपर वापस आ जाए। जय लग रहा है ऐसा देख के? अब वो लेवल्स तो टेस्ट हो जाएंगे ऐसा लग रहा है अनिल जी मुझे कि 35,000 के लेवल्स टेस्ट होने से चाहिए यहाँ से। वो एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल है, अगर वो निकलता है तो हमें जबरदस्त तेजी वहाँ पे और शॉर्ट कवरिंग और ट्रिगर हो जाएगी वहाँ पे। पर 35,000 तक के लेवल्स तो अनिल जी मुझे लग रहा है कि कल तक ही मोस्टली हमें देखने मिलने चाहिए, बिकॉज आज एक्सपायरी के कारण ही दबाव में है सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, मुझे ऐसा लग रहा है। क्लियरली डेटा भी वो दिखा रहा है, कल शॉर्ट कवरिंग आएगी वहाँ पे। ओके, कल शॉर्ट कवरिंग आने की पूरी संभावना वहां पर दिख रही है। अच्छा, दो स्टॉक बड़े एक्शन में दिख रहे, दो ने पहले एक स्ट्राइड्स फार्मा, ये है एक स्टॉक जिस पर नजर रखिए 5% मजबूत होता दिख रहा है स्ट्राइड्स फार्मा, और ये एकमात्र स्टॉक है जिसने हमें बड़ा परेशान किया है। मतलब परेशान तो क्या, मतलब हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब की इस स्टॉक ने अकेले ने, क्योंकि ये एकमात्र एसआईपी स्टॉक है जो अपनी प्राइस जिस रिकमेंडेशन प्राइस से काफ़ी नीचे चल रहा है, मेरे ख्याल से 10-1% नीचे होना चाहिए। एग्जैक्ट रिकमेंडेशन प्राइस 800 रुपये थी या 900 रुपये, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, अभी हम डेटा देखेंगे, लेकिन वो उसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो स्ट्राइड्स फार्मा जो है ना स्टॉक, वो थोड़ा सा मामला ढीला है, लेकिन आज 5% मजबूत है क्योंकि कल से इसकी वायदा कारोबार में एंट्री हो रही है। तो ये स्टॉक तो 5% मजबूत हो गया, कल वायदा कारोबार में एंट्री कर रहा है। लेकिन एक और स्टॉक है वो भी बड़ा जबरदस्त कल एंट्री करने जा रहा है, दूसरा है वो है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल लिमिटेड, जरा ये स्टॉक लाइए, ये अभी भी नहीं चला, तो क्या इस स्टॉक को कल के लिए खरीदा जाए? क्या ये एक परफेक्ट बीटीएसटी हो सकता है? कुणाल जी चार्ट्स देखिए एस्ट्रल लिमिटेड के और दीजिए अपनी राय, या 2070 के आसपास एस्ट्रल लिमिटेड। अनिल जी बहुत ही शानदार चार्ट है, अब इसका आगमन हो गया है, डेरिवेटिव्स में लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है अनिल जी, और मेरी राय में अनिल जी जिनके पास है बिल्कुल बाय करके चलें, कल के हिसाब से भी खरीद करके जा सकते हैं। मुझे लगता है एक बार के लिए 2150 जो कि अगला रेजिस्टेंस है वहां तक तो जाना चाहिए, और उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ी इसकी चाल मध्यम पड़ेगी, तो 2150 तक का तो एक आपको स्ट्रेट राइज देखने को मिलेगा। मेरी राय में बिल्कुल बाय करके जाएं, बिल्कुल बाय करें, यहां से तेज दौड़ लगाने को तैयार है इस बार फॉर ए चेंज। जैन साहब आपने भी नोटिस किया होगा, पहले ऐसा था कि जब स्टॉक वायदा कारोबार में आ जाते थे तो स्टॉक इतने चलते नहीं थे, लेकिन अब ये ट्रेंड बदल रहा है। धीमे धीमे जो स्टॉक्स वायदा कारोबार में आ रहे हैं उनमें तेजी बढ़िया होती दिख रही है, वो अच्छे से भाग रहे हैं। क्या आपने भी ऐसा कुछ नोटिस किया है? नहीं, देखिए हम तो अनिल जी मिड कैप स्मॉल कैप को रेकमेंड करते हैं, और जिस समय कोई बात नहीं करते उस समय हम लोग बात करते हैं, और वो बाद में वायदा कारोबार में आते हुए बहुत स्टॉक्स को देखा है।
बट एस्ट्रल लिमिटेड मैं ऐसा कहूंगा कि बात सही है, एक बार ये आता, बट जनरली इस बार जो देखा, देखिए लार्ज कैप्स में और जो जनरली बहुत आउट परफॉर्म पहले से करते आए वो स्टॉक्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये आजकल वो चीज मुझे थोड़ी सी कम दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आते ही फिर वो इतना ज्यादा रडार पे आ जाता और इतना ज्यादा कॉल पुट और ऑप्शंस के साथ एक बाउंड कर देता, रेंज बाउंड हो जाता। आप देखिए वायदा कारोबार के बहुत कम स्टॉक्स है, मतलब स्टील सेक्टर और कुछ सेक्टर्स के अलावा मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े बड़े मूव्स कोई स्टॉक्स में ऐसे देखने को मिले। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक दिखेंगे, बट ओवरऑल मेरा तो फेवरेट हमेशा मिड कैप, स्मॉल कैप और जो एफएनओ में नहीं रहता वो स्टॉक्स पे ज्यादा हम कोशिश करते देने की। बाकी एस्ट्रल लिमिटेड आई हैव रिकमेंडेड इन द पास्ट, मुझे बहुत बढ़िया लगता है स्टॉक, फैंटास्टिक कंपनी है। तो वैसे जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन लोग के लिए एक बून है कि यहाँ पे आगे और थोड़ी बहुत लिवरेजिंग के साथ काम किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके के कंसिस्टेंट मूव ये स्टॉक देते गए इन प्राइस में, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत डरने की बात है। बाकी देखते हैं कैसा होता है परफॉर्मेंस। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए एस्ट्रल स्ट्राइड्स, दोनों एक्शन में कल वायदा कारोबार का हिस्सा बनेंगे। एक्शन में है लॉरस लैब्स, निचले स्तरों से रिकवर होते हुए दिख रहा है। नतीजे लॉरस लैब्स के भी आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं इस समय, और कामकाजी तौर पर अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। मार्जिन 28.5% से बढ़कर 31% के आए हैं। कामकाजी मुनाफा 278 करोड़ से बढ़कर 396 करोड़ का आपको आता हुआ दिखाया। आय को देखें, 1280 करोड़ की आय आई है। तिमाही दर तिमाही तो गिरावट है, बट साल दर साल 975 करोड़ से बढ़कर 1280 करोड़ की आय आती हुई दिखी है। तिमाही दर तिमाही देखें तो 1411 करोड़ से घटकर 1280 करोड़ की आय यहां पर है। मुनाफे का भी अच्छा ट्रेंड रहा है, 171-72 करोड़ से बढ़कर 241 करोड़ का मुनाफा आया है। हालांकि तिमाही दर तिमाही देखें तो 297 करोड़ से घटकर 241 करोड़ का मुनाफा आया है। लॉरस लैब्स के नतीजे आपकी स्क्रीन पर आइए आखिरी 10 मिनट एक्सपायरी के लिए जल्दी से चलते हैं अनिल जी के पास आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। सर, ग्लोबल मूड माहौल बेहतरीन है। डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं 130, 125, 135 अंकों की तेजी के साथ इस समय। नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट हैं। यूरोप के बाजारों में भी पॉजिटिव एक्शन बन रहा है। तेल और सोना दोनों में खरीदारी आपको आती हुई दिख रही है, और रुपी ने भी आज थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई है सर। अभी एकदम 74.3 के करीब फ्लैट ट्रेड कर रहा है। क्या करके जाना चाहिए? दीप, देखिए, खरीदारी करके जाने में कहीं कोई डर और कहीं कोई हर्ज नहीं है, कोई चिंता की बात है नहीं, ठीक है ना। लॉन्ग पोजीशन रखिए, 15,800 से थोड़ा सा नीचे बंद हो रहे हैं, 15,775 के आसपास, वो ठीक है, कोई इशू नहीं है। इस वक्त आपके लिए क्लोजिंग जो होती दिख रही है 15,700, वही जो हम उम्मीद लगा कर बैठे थे कि 15,750, 15,825 की रेंज में कहीं बंद होगा, एग्जैक्टली वहीं पर होता दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी देखिए 34,700 के आसपास बंद हो रहा है। तो ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है और एक्सपायरी का प्रेशर आज आपके खत्म हो जाएगा। आपको या तो इन द मनी कॉल खरीद लें, सामने 15,900 का एक कॉल ऑप्शन चाहे तो आप बेच सकते हैं, या 16,000 का कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं, या 15,600 का पुट खरीद लें, हेजिंग कर लें, 34,500 का पुट खरीद लें, या आप 35,000 का कॉल बेच लें, और आप अपनी तेजी की पोजीशन, तो दोनों ही में निफ्टी और बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशन में बने रहने की राय है आपके लिए। तो लॉन्ग पोजीशन आप कैरी कर सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट हैं तब भी ऐसा नहीं कि कोई आपको बहुत डरने घबराने की जरूरत है कि कल अचानक से छप्पर फाड़ के बाजार भाग जाएंगे। लेकिन आप अपनी हेजिंग, आउट ऑफ द मनी का पुट, आउट ऑफ द मनी का कॉल, जो भी जिस तरह की आपकी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन है वो हेज करके चले, ये ज्यादा ठीक रहेगा जी। बिल्कुल, तो अपनी पोजीशंस मेंटेन करके चल सकते हैं, बट हेज करना जरूरी है। बट फिलहाल अच्छी रिकवरी के साथ आप 15,800 के करीब क्लोजिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। बस थोड़ी देर में क्लोजिंग होगी, उससे पहले कुछ और कॉल्स ले लेते हैं एक्सपर्ट्स के साथ। श्रीकांत जी के लिए बिल्कुल BTSTT। बताएं श्रीकांत जी। दीपांशु, देखिए, अगर आज स्टेट बैंक में अगर हमने तेजी देखी है, तो साथ ही साथ अगर आप देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक में भी एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है, और ये फॉर्मेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन बना है, क्योंकि अगर आप इसमें वॉल्यूम देखते हो तो वॉल्यूम्स में लगातार हमने बढ़ोतरी देखी है पिछले 3 दिनों से। तो मुझे लगता है कि PSU बैंक्स के लिए या तो शायद में भी बैंक सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ ना कुछ न्यूज़ फ्लो हो सकता है। अदरवाइज इतने स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन अचानक से बैंक स्टॉक्स में नहीं बन सकते, और इसी वजह से मुझे लगता है कि कैनरा बैंक को लॉन्ग किया जा सकता है। 150 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस रखें तो 145 का स्टॉप लॉस रखें, और मुझे लगता है कि अगर
इस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर तेजी बनती है जैसे स्टेट बैंक में बनी है, तो कैनरा बैंक उसमें हाई बीटा स्टॉक है और फिर ये स्टॉक एक बार 160 से लेकर 165 के लेवल्स पे दिखा सकता है। तो करंट लेवल से कैनरा बैंक को लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, तो करंट लेवल से कैनरा बैंक को लॉन्ग करें, ये है राय आपके लिए श्रीकांत जी की तरफ से। आइए देखते हैं सुमित जी को क्या पसंद आ रहा है। उससे पहले एक बार यूनियन बैंक को पुल अप करिए क्योंकि पीएसयू बैंक की बात चल रही है। एसबीआई के नतीजे हैं ट्यूसडे को, यूनियन बैंक के भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। हल्का सा सुधार है जहां तक एसेट क्वालिटी की बात है, 13.7% से घटकर 13.6% के ग्रॉस एनपीएस हैं। मुनाफा 330 करोड़ से बढ़कर 1180 करोड़ का आया है, कोई सरप्राइज नहीं है। अगर आप साल दर साल का कंपैरिजन करें तो दमदार मुनाफे का आंकड़ा आपको आते हुए दिखेगा। एसेट क्वालिटी में भी हल्का सा सुधार है और स्टॉक भी रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। इस समय डेज हाई पर आते हुए दिख रहा है 6-6.5% के उछाल के साथ। तो यह है आपके लिए यूनियन बैंक फर्स्ट कट। आइए देखते हैं क्या पसंद आ रहा है सुमित जी को। बिगुल उनके लिए सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, इसी स्टॉक पे मेरा सलाह रहेगा बाय करने का। बहुत दिनों के बाद यूनियन बैंक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है और एक अच्छी खासी गिरावट के बाद स्टॉक ने आज तेजी पकड़ी है। एक मिनट पहले आ जाता तो मेरे को और बेनिफिट मिल जाता प्राइस का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्टॉक के अंदर अभी यहां से मोमेंटम बिल्डअप ही हो रहा है। यूनियन बैंक के अंदर मेरे को लग रहा है कि अब यहां से 40 रुपए से लेकर 42.5 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिलना चाहिए। 2 से 4 दिन का ट्रेड लेने का सलाह रहेगा यूनियन बैंक के अंदर क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि रिजल्ट का इंपैक्ट इसके अंदर अभी और देखने को मिलेगा। यूनियन बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 35 रुपए 50 पैसे 36 रुपए नीचे पे सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। 40 रुपए 42.5 रुपए ये लेवल्स ऊपर में देखने को मिलने चाहिए यूनियन बैंक के अंदर। और क्यों देखने को मिलने चाहिए सुमित जी, वो भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख लें। नीचे रिजल्ट स्लैश होते हुए दिख रहे हैं जब आप बात कर रहे हैं यूनियन बैंक की। तो यूनियन बैंक में देखिए ग्रोस एनपीए स्टेबल है, नेट एनपीए स्टेबल है, प्रोविजनिंग थोड़ी सी घटी है। तो सारे रिजल्ट स्टेबल नजर आ रहे हैं। यहाँ पर रिजल्ट सारे आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं यूनियन बैंक के। ये आपकी स्क्रीन पर है। मुनाफा 330 करोड़ से बढ़कर 1180 करोड़ का मुनाफा का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। तो इस दमदार मुनाफे के आंकड़े के बेसिस पर यूनियन बैंक में आपको तगड़ी खरीदारी होती हुई दिख रही। तो शानदार मुनाफा आता हुआ दिख रहा है यूनियन बैंक का। एसेट क्वालिटी स्टेबल है, बहुत ज़्यादा न घटी है न बढ़ी है। तो और प्रोविजनिंग भी स्टेबल है। तो सारे दूसरे फैक्टर स्टेबल है और मुनाफा बढ़ा है। ये बाजार को पसंद आता हुआ दिख रहा है। जल्दी से अगला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं सर। मेरा BTST होगा मेट्रोपोलिस 309596 के करंट भाव से बाय करें। 3060 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, मतलब आपका लगभग 31 रुपए का 35 रुपए का स्टॉप रिस्क होगा। मुझे लगता है ये 3180 3200 तक कल जाने के लिए तैयार है। मेट्रोपोलिस में लगभग सारे टारगेट्स हासिल हो चुके हैं इस वक्त हिमांशु जी के लिए। जय भी अपनी तरफ से जैकपॉट देने को तैयार है। और जय, टाइम कम है, मैं बिल्कुल नहीं बजाऊंगा, सीधा आप अपनी कॉल दे दें। बिल्कुल अनिल जी खरीदना है अगस्त सीरीज का ऑफकोर्स 1600 के स्ट्राइक का बाटा का कॉल ऑप्शन 56 रुपए के करीब मिल रहा है, 56 के आसपास मिल रहा है। 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है अनिल जी, 45 पर स्टॉप लॉस लगाना है। इसका पहला टारगेट इसका जो रहेगा दैट वुड बी अराउंड 70 रुपए का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट बनेगा 82 का, 70 एंड 82 ये दो टारगेट्स के लिए बाटा का 1600 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं। यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 1660 से लेकर 1700 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। एक और स्टॉक है जैन साहब जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूं, वो है मेथन अलॉयज। आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है, सेठी साहब ने भी इसे कई बार रिकमेंड किया है। आज 6% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। कई सारे मेटल स्टॉक्स अच्छी तेजी में आते हुए दिख रहे हैं। जरा इस पर दें राय, इसके भी रिजल्ट आने बाकी हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स था और मैंने जब जैन साहब के जेम्स में दिया था ये स्टॉक वैसे इमीडिएटली परफॉर्म नहीं किया था और नीचे आया था और ये 550 के लगभग शायद रिकमेंड किया गया था लास्ट ईयर और अभी ऑलमोस्ट वहां से डबल। और मुझे अभी भी लगता है जिस तरीके के फंडामेंटल्स है कंपनी के और जिस तरीके के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और जो मैनेजमेंट क्वालिटी है सबको देखते तो ये स्टॉक भी परफॉर्म करेगा। और सारे ये जो मेटल स्टॉक्स है, भले मैंने सनफ्लैग आयरन, माइथन एलॉयज, फिर एक अभी रिसेंटली टाटा मेटालिक, सब आज जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। सो आई बिलीव कि और भी आगे आने वाले दिनों में अच्छा ही करेंगे। इतनी जल्दी ये जो साइकिल आई है ये खत्म होने वाली नहीं है और स्टील में तो काफी अच्छा माहौल मुझे लगता है कि और भी आएगा।
जिस तरीके से एंटी डंपिंग ड्यूटी और सारी पॉजिटिव न्यूज आ रही है, सारे दिग्गज स्टॉक्स तो चल ही रहे हैं, ये भी चलेगा। बिल्कुल, तो मेटल काउंटर्स पर रखिए नजर, और मेटल से ही बाजार को सबसे बड़ा सहारा मिला है। हिंडाल्को 10% का सर्किट आज लगा था और 10% की गेंस के साथ ही आज ये क्लोज करने के लिए तैयार है। टाटा स्टील लाइफ हाइपर 7% ऊपर, ये काउंटर आज जेएसडब्ल्यू स्टील में बढ़िया खरीदारी आपको बनती हुई दिखी है। साथ ही आपने देखा है पीएसयू बैंक्स में बढ़िया तेजी है। एसबीआई 4% ऊपर बंद होने के लिए तैयार है। थोड़ा सहारा आईटी से भी, टेक महिंद्रा नतीजों से पहले इन्फोसिस यहां पर भी खरीदारी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है और सन फार्मा भी अनिल जी की पिक, यहां पर भी आपको पॉजिटिविटी दिखी है। ब्रेथ वैसे डिक्लाइंस की तरफ ज्यादा थी। मारुति सुजुकी में आपने गिरावट देखी है, आईटीसी पर दबाव था, एचयूएल में गिरावट थी और फार्मा आज भी सुस्त आपको होते हुए दिखाए। सिर्फ सर्व फार्मा एक एक्टिव काउंटर था इस स्पेस से। बट वायदा कारोबार का एक्शन देखें तो यहां पर भी मेटल्स और आईटी ही सबसे आगे दिखेंगे। कोफोर्ज 10% का सर्किट क्लोजिंग पर लगते हुए दिखा इस काउंटर पर। एल&टी इन्फोटेक यहां पर बढ़िया खरीदारी। सेल, नैल्को यहां पर अच्छा एक्शन आपको बनते हुए दिखाए। साथ ही कैनरा बैंक का यहां पर भी पॉजिटिविटी रही। बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी भी एक्शन में आपको आते हुए दिखे। दूसरी तरफ कोलगेट यहां पर आपको सुस्ती आती हुई दिखी है। एलआईसी हाउसिंग नतीजों का रिएक्शन यहां पर भी वीकनेस के साथ ही ये काउंटर बंद होते हुए दिखाए। कैश स्टॉक्स में भी भरपूर एक्शन था आज आपके लिए। स्नाइडर इलेक्ट्रिक, एचपीएल इलेक्ट्रिक और जीनस पावर, हमारी एक्सक्लूसिव खबर स्मार्ट मीटर्स को लेकर जबरदस्त रिएक्शन आते हुए दिखा। साथ ही आपने देखा यूनियन बैंक, शॉपर स्टॉप, बलरामपुर चीनी नतीजे और बायबैक का रिएक्शन यहां पर आपको आते हुए दिखा। रैडिको खेतान पॉजिटिविटी दिखाता हुआ। जेके पेपर, जेके सीमेंट ये भी एक्शन में रहे। अनिल जी, रेंज बाउंड बट इवेंट पैक्ड जुलाई सीरीज एंड होती हुई दिख रही है सर, और 15,800 के बेहद करीब निफ्टी की प्रोविजन क्लोजिंग आ रही है और 34,700 के करीब निफ्टी बैंक प्रोविजनली क्लोज होते हुए दिख रहा है। तो रेंज को इस पूरी सीरीज बाजार ने रिस्पेक्ट करा है और एक्सपायरी के दिन भी हल्के बाउंस बैक के साथ क्लोजिंग सर। ओके, तो ये है आपके लिए क्लोजिंग प्रोविजनल आती हुई दिख रही है। आइए फाइनल क्लोजिंग पहले ले लीजिए जो हुई है अब तक। निफ्टी 69 अंक ऊपर 15,778 पर बंद होता हुआ। बैंक निफ्टी 158 अंक ऊपर 34,691 पर बंद होता हुआ और सेंसेक्स 209 अंक मजबूत बंद होता हुआ 52,650 के करीब। ये है आज की क्लोजिंग। तो कल की तेज गिरावट से कल की रिकवरी और आज फिर की रिकवरी और सदाबहार पैनल एक्सपर्ट्स के साथ में। लेकिन तब तक मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।